गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज टेक्स्ट की क्लास नहीं थी, क्लास में इफेक्ट दिख रहा है। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस रूल्स और द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, एंड उसमें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्राइमरी रूल्स एंड द सेकेंडरी रूल्स। और प्राइमरी रूल्स में मैंने बताया वी विल डिस्कस 7 रूल्स। उसमें पहले 6 रूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, एंड विच सेज दैट वॉट एवर द वर्ड्स, एक्सप्रेशन और फ्रेजेस आर देयर, we have to interpret in accordance with the ordinary meaning or dictionary meaning or popular meaning. However, there are 3 situations where the literal rule fails. One, if that literal meaning by applying the literal rule is going against the purpose, in that case defeating the purpose, in that case we have to take the help of rule of reasonable construction. Number 2 क्या था? If the literal meaning is absurd or illogical, again we have to take the help of reasonable rule. And number 3, we have discussed that if the some term or expression have been used in technical sense, और वो पहचानते कैसे है टेक्निकल सेंस में? उसकी डेफिनेशन लॉ में अगर दे रखी है, इट मीन्स द लॉ मेकर्स, द लेजिस्लेचर वांटेड इट टू बी अंडरस्टूड इन द टेक्निकल सेंस, दैट्स व्हाई दे हैव डिफाइंड दैट पर्टिकुलर टर्म और एक्सप्रेशन अंडर द स्टैट्यूट। तो ये 3 सिचुएशंस है। अगर तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो लिटरल रूल अपने आप में सफिशिएंट है, लेकिन तीनों में से अगर एक भी समस्या है तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। इन दैट केस वी हैव टू move on to the some other thing in order to get the correct interpretation of the statutes. दूसरा reasonable rule उसके साथ ही हो गया, ठीक है। And third, that is the one of the types of the reasonable rule, that is the rule in Haydn's case also called mischief rule. And मैंने बताया था वो सिर्फ किस context में लगाते हैं? Whenever the purpose of some provision of law is to suppress the mischief of one person and advancing the remedy to the other person. And in that context से पहले तो हम क्या लगाएंगे? rule of literal construction. एंड अगर वो उससे पर्पस अचीव नहीं हो रहा है, इन दैट केस वी हैव टू अप्लाई द मिसचीफ रूल। एंड क्योंकि यहाँ भी हम वही बात कर रहे हैं जो रीजनेबल रूल में कह रहे थे, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द एंड द रीजनेबल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। बट ये हर जगह नहीं लगा सकते, ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दोज प्रोविजन वेयर द पर्पस इज सप्रेसिंग द मिसचीफ एंड एडवांसिंग द रेमेडी। किसी एक व्यक्ति का, किसी एक पर्सन के मिसचीफ को रोकना और दूसरे को रेमेडी प्रोवाइड करना, अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव लिटरल रूल से नहीं अचीव हो रहा है, इन दैट केस वी हैव टू अप्लाई द मिसचीफ रूल। फिर क्या पढ़ा तुमने? रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये भी वन ऑफ द टाइप्स ऑफ रीजनेबल रूल है। और यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था? रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन में किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं? अगर कोई लॉ बना हुआ जिसका पर्पस है टू प्रोवाइड सम बेनिफिट एंड टू अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु हैव बीन डाउन ट्रॉडन, हु हैव बीन नॉट बीन गिवन द फेयर ट्रीटमेंट इन द पास्ट, और हु हैव बीन एक्सप्लॉइटेड in the past by the society, and उनको कोई बेनिफिट देने के लिए कोई लॉ बना हुआ, अगेन फर्स्ट विल अप्लाई द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, बट अगेन if that meaning is not serving the purpose, not achieving the purpose, we have to take the help of rule of beneficial construction. फिर हमने क्या पढ़ा? रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। एंड यहाँ पे सिर्फ 2 कॉन्टेक्स्ट में रूल अप्लाई करते हैं, एंड ऑब्लिक और मे ऑब्लिक शैल। और एंड ऑब्लिक और में एंड जनरली 2 चीज़ को जोड़ता है, ठीक है, और 2 चीज़ को अलग अलग करता है, लेकिन कई बार हमें उसका उल्टा मतलब लेना पड़ता है, एंड को और की तरह इंटरप्रेट करना पड़ता है, और को एंड। क्यों? अगर एंड जो जनरली कंजंक्टिव होता है, इफ आई टेक अ मीनिंग इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट द कंजंक्टिव, बट इफ इट डिफीटिंग द पर्पस और गिविंग एन एब्सर्ड मीनिंग, इन दैट केस एंड इज टू बी इंटरप्रेटेड एज और। एंड सिमिलरली और generally disjunctive, but however if that meaning, disjunctive meaning absurd, illogical or going against the purpose, in that case or is to be interpreted as and. इसका तो ये एक्सेप्शन है। नॉर्मली एंड इज कंजंक्टिव, बट समटाइम एंड इज बीइंग ट्रीटेड एज द डिसजंक्टिव। इट मींस जब डिसजंक्टिव ट्रीट कर रहे हैं, क्या है? एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन है। ऐसे और इज जनरली डिसजंक्टिव, बट समटाइम्स इट में बी ट्रीटेड एज कंजंक्टिव, दैट्स अ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसलिए ना ये सब अब सब पढ़ने से क्या होगा? आपका दिमाग खुलता है। नहीं तो क्या बच्चे रट लेते हैं, एंड का मतलब मुझे हमेशा यही लेना है, और का मतलब जनरली ठीक है, बट कई बार क्या होता है, भले लिखा हुआ एंड। मैं एक और बात बता रहा हूँ। अच्छा, एक इंग्लिश का ओ आर है, ओ आर। अच्छा, हिंदी में एंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन वो एंड को हिंदी में और बोलते हैं, और इंग्लिश में और उसका उल्टा है ना। और तो 2 चीज़ को अलग कर रहा है, एंड 2 चीज़ को जोड़ रहा है।
तो इंग्लिश में जो एंड है, तो कई बार क्या होता है हिंदी में बोलते हैं ना ये और ये, तो इसका तो इंग्लिश में क्या होगा, हिंदी में तो और बोला है लेकिन इंग्लिश में क्या होगा, एंड होगा। तो कई बार क्या होता है लॉ बनाते समय क्या होता है दिमाग में कुछ और चल रहा है लेजिस्लेचर के, तो बाय मिस्टेक गलत वर्ड्स यूज आते हैं, एंड की जगह और यूज हो गया, और की जगह एंड होना ही चाहिए। लेकिन क्या हम इंटरप्रिटेशन में अगर लग रहा है कि साहब वो मीनिंग अगर लेते हैं जो वर्ड यूज हो रखा है वो एब्सर्ड मीनिंग आ रहा है, पर्पस अगेंस्ट जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, विल अप्लाई द रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। मैंने क्या बताया था, एक टॉपिक मैंने पढ़ा था, नीड और इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस और इंटरप्रिटेशन। व्हाई डूइंग, बिकॉज कितनी भी कोशिश करिए कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। लेजिस्लेचर कोशिश तो करता है परफेक्ट लॉ बने, बट स्टिल कुछ ना कुछ रह ही जाती चाहिए, ठीक है। तो हम वो सारी प्रॉब्लम जो गलतियां रह गई हैं, हम क्या करें, डिफरेंट रूल्स को अप्लाई करके, डिफरेंट स्पेस को अप्लाई करके कर रहे हैं, हम सही इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इवन गलतियां रह गई है लैंग्वेज में, इन द लेटर ऑफ द लॉ, इन द लेटर ऑफ द लॉ, एंड कीपिंग इन माइंड द स्पिरिट ऑफ द लॉ, इंटेंशन लेजिस्लेचर, we are trying to find out the correct meaning, we are trying to find out the, and that highlights the importance of all these principles and the rules। अगर ये ना हो, सोच के देखिए, फिर तो हमें शब्दों पे खाली रिलाई करना पड़ेगा, एंड एज ए रिजल्ट एट टाइम्स अगर लेजिस्लेचर से कोई अनइंटेंशनली कोई मिस्टेक हो रखी है, एंड इंटेंशन तो कुछ और था लेकिन कुछ आपको लैंग्वेज में कुछ कमी रह गई है, इन दैट केस हम गलत इंटरप्रिटेशन करते रहें। और ऐसे मैंने रूल ऑफ एक्सेप्शन से एक और कंटेक्ट था, मे ऑब्लिक शैल। मे जनरली डायरेक्टरी, परमिसिव, ऑप्शनल, शैल इज जनरली मैंडेटरी, कमांड, बट कई बार उल्टा भी लेना पड़ता है, मे इज टू बी इंटरप्रेटेड एज शैल, शैल इज टू बी इंटरप्रेटेड एज मे, एंड दैट इज अगेन अ रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। लास्ट रूल जो हमने कल पढ़ा था, दैट इज अ रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये किस कॉन्टेक्स्ट में, जब एक ही सिचुएशन में एक से ज्यादा प्रोविजंस और लॉ अप्लाई होते हैं, तो वहां पे पहले हम क्या करते हैं, जो लॉ वहां अप्लाई हो रहे हैं, मल्टीपल प्रोविजन सारे फॉलो करने हैं, सारे कंप्लाई करने हैं, एंड दैट इज कंप्लीटली। बट इफ इट दैट इज नॉट फिजिबल, कि साहब सारे कंप्लीटली फॉलो करना, पूरी तरीके से फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, तब हम सही माने में रूल ऑफ हार्मोनाइज करेंगे बिटवीन द प्रोविजन विच आर कॉन्ट्राडिक्टिंग विद ईच अदर, एंड विल ट्राई टू फॉलो ऑल टू द एक्सटेंड पॉसिबल, दैट इज हार्मोनाइजेशन, दैट इज हार्मोनाइजेशन। ये नहीं करेंगे एक को पूरा फॉलो कर दिया टोटली को, दूसरे को टोटल इग्नोर कर दिया, वी कैन डू लाइक दिस, ठीक है। जैसे मैंने सेक्शन 96 और कम एजीएम का एग्जांपल आपको दिया था। और लेकिन अगर सेकंड स्टेप भी फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन इट टू सच एन एक्सटेंड कि दोनों प्रोविजन को साथ साथ चलाना इम्पॉसिबल है, देन इन दैट केस विल फाइंड आउट फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ऑन विच द मल्टीपल प्रोविजन ऑफ लॉ आर एप्लीकेबल, which provision specific, which provision is general, and the provision which is specific only for that situation obviously will have the more importance than the provision which is general for that particular situation, and specific provision will prevail over the general। is that clear? सबको सब बातें समझ में आ रही है ना, पक्का? एक्चुअली क्या था, हम बीच बीच में हिंदी में बातें कर सकते हैं, लेकिन लॉ के जो कंटेंट्स होते हैं इंग्लिश में बोलने पड़ेंगे। कई लोगों को ये भी समस्या होती है कि सर इंग्लिश, अब का सब्जेक्ट ही ऐसा है, अब सारे कंटेंट को मैं हिंदी में कैसे बोलूँगा, उतने तो हिंदी मुझे भी नहीं आती। ऑब्वियसली वो तो शब्द जो हैं वो तो इंग्लिश में बोलने पड़ेंगे, लेकिन समझाने के लिए हम बीच में हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट, जो प्राइमरी रूल्स में जो लास्ट प्राइमरी रूल है, दैट इज द रूल ऑफ यूजिस्टिम जनरिस। रूल ऑफ यूजिस्टिम जनरिस। बेटा ऑनलाइन कोई है बच्चे, अपनी हाजिरी तो लगा दिया करो, दुआ सलामी नहीं करते बच्चे, नमस्ते गुड मॉर्निंग पता नहीं क्या है, मन भर गया सब, फाउंडेशन में बहुत कर ली, कोटा पूरा हो गया सर, इतनी बार नमस्ते करनी तो हो गया खत्म। देखिए रूल ऑफ यूजिस्टिम जनरिस, बेटा है ऑनलाइन कोई, एनीवन? शिखा गुड मॉर्निंग। नाउ देखो ये जो टर्म है यूजिस्टिम जनरिस, थोड़ा सा नाम बड़ा एब्सर्ड सा लग रहा है, या कह सकते थोड़ा सा पेक्यूलियर सा नाम है, लेकिन ये इंग्लिश नहीं लैटिन है, और इसका एक्चुअली इंग्लिश में मतलब देखिए, द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म यूजिस्टिम जनरिस इज ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीसीज। ये लैटिन है और इंग्लिश में इसका मतलब है ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीसीज। क्लियर? पहले ही समझते हैं कि ये रूल किस कॉन्टेक्स्ट में लगाते हैं। मैंने बताया हर रूल का मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया कि विच रूल हैज टू अप्लाई इन विच कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट आप कोई यहाँ की बात नहीं कुछ भी पढ़ते हैं,
विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट, विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट। जैसे आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट, उसका एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो अब आपको कॉन्टेक्स्ट बताना कि सर ये वाला फॉर्मूला कब लगाना, व्हेन आई हैव टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये वाला कब लगाना, जब आई हैव टू कैलकुलेट द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, ये किस संदर्भ में है। अब मुझे दोनों फॉर्मूले पढ़ लिए, बट ये पता नहीं कौन सा कहाँ लगाना है, बेकार है ना वो पढ़ना। ठीक है, बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं सर ऐसा कहीं कुछ सुना था, मैं किस कॉन्टेक्स्ट में, सर ये पता नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, इस तरह की जो बात होती है कुछ सुना था, क्या सही में चाह के भी आप उसको एग्जाम में किसी क्वेश्चन के आंसर में लिख पाओगे? और लिखोगे तो ज्यादा चांसेस आप गलत लिखो। क्यों? हो सकता है जिस कॉन्टेक्स्ट में जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हो वहां है नहीं वो, और जहां लिखना चाहिए वहां आप लिखोगे नहीं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता। एंड नॉट ओनली इन द एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकली जब काम करोगे, भाई यू हैव नो लॉट ऑफ थिंग बट यू डोंट नो विच थिंग हैज टू अप्लाई इन विच कॉन्टेक्स्ट। कैसे लगाओगे कि कौन सी सिचुएशन में मैं कौन सी बात लगाऊं, यही नहीं क्लियर है। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर चीज कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पढ़ना चाहिए कि साहब ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता, बेकार हो, आपने पढ़ा हुआ बेकार हो गया। ठीक है ना, अब ये रूल किस कॉन्टेक्स्ट में ये समझिएगा। देखिए कई बार लॉ में क्या होता है, what happens, जैसे मान लिया कोई लॉ का प्रोविजन आप पढ़ रहे हैं, उसमें ऐसे कुछ लिखा हो ए बी सी, ये में ऐसे नहीं ए बी लिखा हो, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, और आगे मान लिया ऐसे लिखा हो एटसेट्रा, या लिखा हुआ सो ऑन, या तो एटसेट्रा लिखा हुआ है या सो ऑन लिखा हुआ है, ये तो कॉमन मैंने बता दिया, या लिखा एंड द लाइक, इस तरह के वर्ड्स लिखे हुए आफ्टर दिस। हम उनको बोलेंगे ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। क्या है? स्पेसिफिक वर्ड्स। ये वर्ड नहीं लेटर, लेकिन मैं समझाने के लिए खाली बता रहा हूं, वैसे एक्चुअली वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। देन इट इज फॉलोड बाय सम जनरल टर्म। अच्छा, स्पेसिफिक है जनरल है, एटसेट्रा सो ऑन एंड द लाइक, स्पेसिफिक है जनरल है, जनरल है। तो ये जो रूल ऑफ यूजेसिम जनरस है, इसका इस्तेमाल हम इसकी इंटरप्रिटेशन में करेंगे। हम इंटरप्रेट इसकी नहीं कर रहे हैं, किसी कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं। कि अगर कभी भी लॉ के प्रोविजन में कोई लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स है, कहने के तो लिस्ट है किसकी? स्पेसिफिक वर्ड्स की। अच्छा, लिस्ट को एक वर्ड हम बोलते हैं एनुमरेशन। एनुमरेशन बोल लीजिए, लिस्ट बोलिए, एक ही बात है। देयर इज एनुमरेशन और देयर इज लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। किसी की लिस्ट ऑफ एनुमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। देयर इज लिस्ट और एनुमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। क्लियर? अच्छा, वो लिस्ट और एनुमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड जो है, उससे एक क्लास बन रही है, एक कैटेगरी बन रही है। क्या बन रही है? क्लास। और वो जो क्लास बन रही है, वो क्लास अभी एग्जॉस्ट नहीं हुई है, नॉट एग्जॉस्टेड। मतलब क्या हुआ? जो लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड दे रखा है, उससे कैटेगरी बन रही है, क्लास बन रहा है, लेकिन अभी वो क्लास एग्जॉस्ट हुआ नहीं। मतलब क्या हुआ? उस क्लास में और भी चीजें अभी इंक्लूड हो सकती है, और भी चीजें इंक्लूड। इसका जितनी भी पॉसिबल चीजें अगर हम सब लिख देंगे, इसका मतलब क्या हुआ? एग्जॉस्ट हो गया। लेकिन कुछ चीजें लिखी हुई है, लेकिन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सम मोर थिंग, दैट क्लास हैज नॉट बीन एग्जॉस्टेड। अब खुद लॉजिकली सोच के बताओ, मान ली इनसे ये एक लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स है, इससे एक क्लास बन रही है, क्लास अभी एग्जॉस्ट नहीं हुई है, तो उसके बाद जो ये जनरल वर्ड्स है, इसका इंटरप्रिटेशन आप कैसे करोगे? क्या लोगे इसके अंदर बताओ? एटसेट्रा में क्या लोगे, या सो ऑन में क्या लोगे आप? क्या ऐसी चीजें ही लोगे जो उस क्लास में फिट हो सके, जो क्लास इनसे बनी है? हाँ या ना? या कुछ भी ले लोगे? ऑब्वियसली इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द जनरल टर्म लाइक एटसेट्रा, सो ऑन एंड द लाइक, व्हाट विल वी इंक्लूड? विल इंक्लूड ओनली दोज थिंग which can fit into that class. Which class? Which is formed by the specific word. और अभी एग्जॉस्ट हुआ नहीं था, इसमें और भी चीजें आ सकती हैं, तो हम और चीजें किस में ले लेंगे? एटसेट्रा में, सो ऑन में। दिस इज व्हाट द रूल। अच्छा, इसका मतलब क्या? हम एटसेट्रा या सो ऑन जो जनरल वर्ड की इंटरप्रिटेशन करें, मैंने ये रूल कहा इसकी इंटरप्रिटेशन में यूज कर रहे हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन कब? जब पहले
लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स है, उससे क्लास बन रही है, क्लास इज नॉट एग्जॉस्टेड, ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसमें इसकी इंटरप्रिटेशन में हम क्या करेंगे, विल ओनली कवर दो थिंग विच कैन फिट इनटू दैट क्लास, विच क्लास, विच इज फॉर्म बाय द स्पेसिफिक वर्ड्स, विच इज फॉर्म बाय द स्पेसिफिक वर्ड। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, इसमें किन चीजों कवर किया, ऑफ द सेम काइंड, जिस तरह की ये चीजें हैं, और द सेम स्पीसीज, जिस तरह की ये चीजें हैं जो क्लास में फिट हो रही है, उसी तरह की चीजें हम यहां पे कवर कर रहे हैं। तो यूजेसिम जनरल का मतलब क्या था, ऑफ द सेम काइंड और स्पीसीज। क्या वही मीनिंग हम इस रूल में अप्लाई कर रहे हैं, वही मीनिंग इसमें अप्लाई कर रहे हैं। यहां पे हम क्या कवर कर रहे हैं, ऑल द सेम काइंड ऑफ स्पीसीज विच आर ऑफ दिस एंड काइंड, एंड उसको हम कवर करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं एंड यू विल गेट मोर क्लैरिटी। देखिए, मान लो कहीं पे लॉ में ऐसे लिखा हो CA, CS, CA में पहले CW बोलते थे, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, अब बोलते कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, नाम चेंज हो गया है। CA, CS, CA में इसके आगे एक्सेट्रा लिखा हुआ है। अब हमें इंटरप्रेट, इस वर्ड की इंटरप्रिटेशन इसकी करनी है बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ यूजेसिम जनरस। अब देखो, मुझे बताइए ये रूल कब अप्लाई होता है, व्हेन देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। क्या ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं? क्या इस लिस्ट से, लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स, लिस्ट बोल लीजिए, एनुमरेशन बोल लीजिए, एक ही बात है, क्या इससे क्लास बन रही है? क्या बन रही है बताओ? कॉमर्स स्ट्रीम कोर्सेस, ये सुनो, कॉमर्स स्ट्रीम कोर्सेस बन रही है। अच्छा, अब इस एक्सेट्रा में बाय अप्लाइंग दिस रूल ऑफ यूजेसिम जनरस, क्या हम MBA ले सकते हैं? क्या CFA ले सकते हैं? CFA सुना होगा। लेकिन क्या इसमें इंजीनियरिंग ले सकते हैं? एक्सेट्रा में क्या मैं इंजीनियरिंग को कवर कर सकता हूं? नो। मेडिकल? नो। व्हाई? बिकॉज इससे क्या क्लास बन रही है, कॉमर्स स्ट्रीम कोर्सेज। तो मैं यहां पे सिर्फ वो चीजें ले सकता हूं जो कॉमर्स स्ट्रीम में फिट हो गई, उस क्लास में फिट हो गई। कौन सी क्लास? जो स्पेसिफिक वर्ड से बनी है। ठीक है, अब MBA तो उसमें फिट हो रहा है कॉमर्स स्ट्रीम कोर्सेज में, CFA भी फिट हो रहा है, लेकिन इंजीनियरिंग मेडिकल ऑब्वियसली फिट नहीं हो रहा। दैट्स वाई एटसेट्रा की इंटरप्रिटेशन में मैं क्या करूंगा, या जो जनरल वर्ड एटसेट्रा, सो ऑन एंड द लाइक, उसमें मैं क्या करूंगा, विल ओनली कवर दोज थिंग विच कैन फिट इनटू दैट क्लास फॉर्म बाय द स्पेसिफिक वर्ड्स, एंड दिस इज व्हाट द इंटरप्रेट दिस रूल से। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे, क्या ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीसीज, जो जिस काइंड की चीजें हैं, क्या हम वो सेम काइंड की चीजों को यहां पे कवर कर रहे हैं। तो नाम क्या पड़ेगा, रूल ऑफ यूजेसिम जनरस। यूजेसिम मींस ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीसीज। लेकिन एक बताओ, ये रूल कब लगाते हैं, क्या ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? फर्स्ट देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स, क्या उससे क्लास बननी चाहिए? हाँ या ना? क्लास, एंड वो क्लास अभी एग्जॉस्ट नहीं हुई। अच्छा, मानिए यहां कॉमर्स स्ट्रीम कोर्सेज के जितने भी कोर्स हो सकते हैं सब लिख दें हम, फिर उसके आगे एटसेट्रा लिखें, कि एटसेट्रा को मतलब होगा? कोई मतलब नहीं रहा भाई, बिकॉज हमने सब एग्जॉस्ट पहले ही कर दिया। तो कब इसका मतलब होगा, जब ये एग्जॉस्ट नहीं हुई है। तीसरी कंडीशन क्या है, द क्लास इज नॉट एग्जॉस्टेड। एंड उस स्पेसिफिक वर्ड के बाद, लिस्ट के बाद कोई जनरल वर्ड्स है, क्या है, जनरल वर्ड। तो इस जनरल वर्ड की इंटरप्रिटेशन में हम क्या लेंगे, only will cover those things which can fit into that class which is formed by the specific word। हम खाली उसी नेचर की, उसी कहना इस कैटेगरी की, सेम काइंड ऑफ स्पीसीज की ही चीजें उसमें कवर करेंगे, जो आपको जिस तरह की चीजें ये हैं। एंड दैट इज व्हाट दिस रूल से दिस। लेकिन एक चीज बताओ, अगर लेजिस्लेचर ने जब ये टर्म एटसेट्रा सो ऑन यूज किया है, अब वहां लेजिस्लेचर की इंटेंशन अगर ये है कि यहां पे आपको सिर्फ वो चीजें कवर नहीं करनी है जो इस क्लास, जो इस तरह की हैं, इसके अलावा डिफरेंट चीजें भी कवर कर सकते हैं, ऐसा लेजिस्लेचर का इंटेंशन था व्हाइल राइटिंग दिस वर्ड्स एटसेट्रा सो ऑन, किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। तो वहां पे ये रूल अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना, वहां तो हम डिफरेंट भी चीज लेंगे पड़ेगी। ये सुनो, इसलिए ये रूल कब अप्लाई होगा, देयर इज नो डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंशन। जो हम इस रूल कह रहा है उसके विपरीत कोई लेफ्ट डिफरेंट। अच्छा, फिर वही बात हो गई, मैंने आपको याद है चैप्टर जब स्टार्ट किया था, मैंने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट बात लॉ इंटरप्रिटेशन में क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर बिहाइंड द मेकिंग ऑफ दैट प्रोविजन लॉ। तो ये भी तो बोला, ये रूल कब अप्लाई करेंगे, अगर कोई डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंट नहीं है।
अगर डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंशन, मतलब डिफरेंट का मतलब क्या है, जो ये रूल कहता है उससे कोई डिफरेंट बात लेजिस्लेचर ने सोच रखी है, वो एटसेट्रा में डाइवर्स नेचर की चीजें भी लेना चाहते हैं, नॉट नेसेसरली इसी कैटेगरी की चीज लेना चाहते हैं, तो उस केस में हम ये रूल अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ये रूल तो बोलता है विल ओनली कवर दोज थिंग विच आर ऑफ द सेम काइंड ऑफ द सेम स्पीसीज ऑफ फिटिंग इनटू दैट क्लास फॉर्म बाय द स्पेसिफिक वर्ड। तो इसका मतलब अगर डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंशन है तो क्या उस केस में रूल अप्लाई होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। इससे तो कंडीशन सोच के देखो ये रूल अप्लाई करना है फॉर इंटरप्रेटिंग दिस जनरल वर्ड्स, उसके लिए क्या है कंडीशन हो गई? पहले दे शुड बी लिस्ट और एनुमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। उस लिस्ट से क्या बने? क्लास बने। अच्छा मान लिया यहाँ डिफरेंट डिफरेंट चीज लिखी हुई है, जैसे मान लिया यहाँ सीए भी लिखा हुआ है, सीए साथ में इंजीनियरिंग भी लिखा हुआ है, मेडिकल भी लिखा हुआ है, सीएफए भी लिखा हुआ है, ठीक है, या फिल्म मेकिंग भी लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग भी लिखा हुआ है, आर्ट एंड पेंटिंग भी लिखा हुआ है। मुझे बताइए इससे क्लास बन रहा है क्या? इसका ये रूल लगेगा क्या? नहीं। तो रूल कब लगेगा? जब उसे कोई क्लास बने। क्या बने? क्लास बने। क्लियर है? अच्छा वो क्लास अभी एग्जॉस्ट नहीं हुए, क्लास अगर एग्जॉस्ट हो फिर ये रूल नहीं लगेगा। सब कुछ हमने लिख ही दिया तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है, हमें तो इंटरप्रेट ये करना ना। एंड वो क्लास अभी एग्जॉस्ट नहीं हुई है। चौथी कंडीशन, स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद क्या है? जनरल वर्ड। तो उन जनरल वर्ड्स में हम क्या कवर करेंगे? ये रूल क्या कहता है? ओनली दोज थिंग विच कैन फिट इनटू द सेम क्लास which is formed by the specific word or which have the same kind of species, जो उस kind के ही हैं आप वही कवर करेंगे। and there should not be any different legislative intention। अगर different legislative intention है तो ऑब्वियसली उस केस में तो हमें लेजिस्लेचर के इंटेंशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। एंड अगर उनका था कि साहब इसमें डाइवर्स चीजें भी लेनी है, नॉट नेसेसरली वही चीजें जो इस क्लास की है, फिर आपको डाइवर्स भी लेना पड़ेगा। ये सुनो। एंड तो दिस इज द रूल। और कुछ भी नहीं, देखो नाम थोड़ा सा अजीब सा लेकिन बहुत कॉमन सेंस की बात। अच्छा तो ये रूल नहीं भी जानते, कॉमन सेंस से भी तुम क्या करते? अगर ऐसे लिखा होता आगे एटसेट्रा लिखा होता क्या करते आप? यही करते ना यार, यार तो ये कॉमर्स स्ट्रीम कोर्सेज बात कर रहा है तो यहाँ में एटसेट्रा में कॉमर्स स्ट्रीम में कोर्सेज लेने चाहिए, है ना? तो वही बात है, कॉमन से उसी का रूल बनाते हैं, रूल ऑफ यूजेसिम जनरस। समझ आया सबको? इज इट क्लियर? एक बार बुक में देखते हैं। तो प्रोफेशनल वर्ड बहुत जनरल है। प्रोफेशनल कोर्सेज तो मतलब सारे इतने वैरायटी है। मोर पर्टिकुलर क्लास का बने? कॉमर्स स्ट्रीम ना। प्रोफेशनल कोर्सेज में कौन से? कॉमर्स स्ट्रीम के। वो तो आप और वाइडर कैटेगरी बनाते जाओ तो फिर तो बहुत कुछ बन जाएगा, ठीक है। फिर सब बोलते फिर बोलो साहब एनी कोर्स, प्रोफेशनल वर्ड भी हटा दो। देखिए द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म यूजेसिम जनरस ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीसीज। इफ एनी जनरल वर्ड सच ए लाइक, सो ऑन एटसेट्रा follow the specific words, the general words should include only those meaning which can be given to the specific words। उन जनरल वर्ड्स में सिर्फ क्या कवर करना है? जो स्पेसिफिक वर्ड्स में कवर वो मतलब उसके सिमिलर से आपके वर्ड्स हैं। द रूल रिक्वायर दैट वे स्पेसिफिक वर्ड्स आर ऑफ वन जीनस, वन कैटेगरी। कल क्या होता है? जीनस एंड स्पीसीज, क्लास, दे आर ऑल ऑफ वन। कल बताते हैं जीनस और एक होता है एक स्पीसीज। तो जीनस मीन्स क्लास, दे आर ऑल ऑफ वन जीनस, दैट इज ऑफ वन क्लास। मीनिंग ऑफ द जनरल वर्ड, जो जनरल वर्ड उसके आगे शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू दैट जीनस ओनली। जो जनरल वर्ड्स है एक्सेट्रा सो ऑन, उनके जो मीनिंग है हम खाली कौन सा मीनिंग लेंगे? जो उस क्लास में फिट हो सके, ठीक है, टू दैट जीनस ओनली, अनलेस देयर इज समथिंग टू शो दैट अ वाइडर मीनिंग वाज इंटेंडेड। इंटेंडेड बाय whom? और इंटेंडेड बाय whom? बाय द लेजिस्लेचर। अगर ये चीज प्रूव कर दे कि साहब लेजिस्लेचर का कोई डिफरेंट इंटेंशन था वाइडर मीनिंग लेने का, नॉट नेसेसरली खाली उसी क्लास की चीज लेना, तो अलग बात है, तो फिर आप उस केस में फिर ये रूल नहीं लगाएंगे, ठीक है। अदरवाइज जनरली ये रूल अप्लाई करेंगे। अच्छा इसी देखो ये सेम एग्जांपल ने लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू इंटरप्रेट द जनरल एटसेट्रा इन द एक्सप्रेशन सीए सीए सीएम एटसेट्रा। इंटरप्रिटेशन हम इनकी नहीं कर रहे, ध्यान रखना। इंटरप्रिटेशन किसकी कर रहे हैं? जो बाद में जनरल वर्ड एटसेट्रा उसमें क्या कवर करें, ये इंटरप्रिटेशन हो रही है। इट कैन बी इंटरप्रेटेड बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ यूजेसिम जनरस, दैट हियर द जनरल वर्ड एक्सेट्रा मे इंक्लूड एमबीए, सीएफए, बट सर्टनली नॉट इंजीनियरिंग एंड द मेडिकल। जो एग्जांपल में आपको दिया था सेम चीज लिखी हुई है, क्लियर है। अच्छा रूल ऑफ यूजेसिम जनरस अप्लाइज ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पहला द स्टैट्यूट कंटेन्स एनुमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। द स्टैट्यूट कंटेन्स एनुमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स, मतलब क्या है? लिस्ट ऑफ, एनुमरेशन मीन्स लिस्ट।
द मेंबर्स ऑफ एनुमरेशन, मतलब जो अलग अलग चीज जो है उस एनुमरेशन में कॉन्स्टिट्यूट क्लास, और उससे क्लास बन रही, कैटेगरी बन रही। द क्लास और कैटेगरी नॉट एग्जॉस्टेड बाय द, अभी भी कुछ और पॉसिबिलिटी है। द जनरल टर्म फॉलो, ये जनरल टर्म कौन सा है, एसेट्रा, सो ऑन एंड द लाइक, समथिंग लाइक दैट, एंड उसी की तो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं अप्लाइंग दिस रूल। एंड दे नो इंडिकेशन ऑफ डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंट, मतलब हमें कहीं से ही नहीं पता लग रहा कि साहब लेजिस्लेचर का कोई डिफरेंट इंटेंशन था एंड वो वाइडर चीजों को लेना चाहते थे, तब ये रूल हम अप्लाई करेंगे। अब लिखो दिस रूल अप्लाई ओनली व्हेन द फॉलोइंग, अच्छा इनके सारी कंडीशन फुलफिल होगी तब ये रूल अप्लाई करेंगे, हाँ है ना। देयर इज अ लिस्ट ऑफ एनुमरेशन स्पेसिफिक वर्ड, उसे क्लास या कैटेगरी बन रही है, दैट इज नॉट एग्जॉस्टेड दैट क्लास or category, that is followed by some general word, and that there is no different, and कहीं से हमें नहीं पता लग रहा कि साहब कोई different legislative intent था, then in that case we have to apply the rule of, और ये रूल क्या कहता है, हमें general words के अंदर से वो चीजें कवर करनी है which can fit into that class which is formed by the specific words. Is that okay? अच्छा एक चीज बताओ, ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी तब ये रूल लगेगा, जब ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी तो ये रूल लगेगा। अच्छा उसको उल्टा कर दें, इनमें से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, मान ली ये नहीं फुलफिल हुई, ये नहीं फुलफिल, कोई भी, तो क्या रूल लगेगा? देखो सारी फुलफिल होने पे रूल लगेगा, तो उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए लिखा, इट मे बी नोटेड दिस रूल डज नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस, तो इन्हीं सारी कंडीशन को उल्टा लिख दिया कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, क्या होगा, क्या रूल अप्लाई होगा? नहीं, तो क्या बोल दिया एक्सेप्शन। वैसे देखा जाए एक्सेप्शन है नहीं। अच्छा एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज प्राइमा फेसी कोई चीज में कवर हो रहा है फिर भी हम वो चीज पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्टडी मेटेरियल में से लिखा हुआ है तो मजबूरी में मुझे भी लिखना पड़े, एक्सेप्शन थोड़ी हुआ। ये जो उल्टा लिख दिया कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो क्या होगा, रूल नहीं लगेगा, तो ये तो ऑटोमेटिक यहां से भी पता लग रहा है, ये सुनो, लेकिन आपकी स्टडी मेटेरियल में से लिखा हुआ है कि साहब रूल ऑफ यूजिज्म जनरल्स के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शन नहीं है सही माने में, जो रिक्वायरमेंट है फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग दिस रूल, अगर वो रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो तो क्या होगा, रूल नहीं लगेगा, ऑब्वियसली क्या रूल अप्लाई नहीं हुआ। देखो वही लिखा, लेकिन आपकी स्टडी में से लिखा तो मजबूर के एग्जाम में आता है व्हाट आर एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ यूजिज्म जनरल्स। अब आपको एक्सेप्शन मैंने नहीं बताया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे सब ये क्या है, तो इसी को टेक्निकली एक्सेप्शन है नहीं है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, प्राइमा फेसी कोई चीज आप पे लगना चाहिए लेकिन किसी कारण से फिर भी हम आपको नहीं लगा रहे हैं, दैट इज एक्सेप्शन। अब देखो, इफ द प्रीसीडिंग टर्म इज जनरल एज वेल एज द विच फॉलोज, मतलब क्या हुआ, जो लिस्ट है वो भी जनरल है और बाद वाला भी जनरल है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, सीए, एमबीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्ट कोर्सेज सब लिखा हुआ है, अब फिर लिखा एक्सेट्रा, तो पहले भी क्या है जनरल और बाद में भी क्या है जनरल है, तो स्पेसिफिक और जनरल हुआ है, दोनों जनरल हो गए, दोनों क्या हो गए जनरल, तो ये रूल अप्लाई होगा। अच्छा बताओ, ये जब बात लिखी हुई कि रूल अप्लाई नहीं हुआ जब ये ऐसा है, अच्छा इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो क्या होगा, रूल अप्लाई नहीं हुआ। अब खुद बताओ क्या इसके अंदर पहली जो यहाँ कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, आया ना, हुई या नहीं हुई? अरे ये वाली कंडीशन फुलफिल हुई क्या, नहीं हुई ना, बोला साहब स्पेसिफिक, लेकिन बोला पहले भी जनरल है बाद में भी जनरल है, हुई, और चौथी भी नहीं हुई। ये चौथी क्या बोल रहा है, पहले जनरल होना चाहिए, सॉरी स्पेसिफिक होना चाहिए, बाद में जनरल, तो दोनों इसका तक कह सकते हैं यहाँ फर्स्ट एंड, यहाँ लिखना चाहो लिख भी सकते हो, क्या यहाँ फर्स्ट एंड फोर्थ कंडीशन फुलफिल नहीं हुई? फर्स्ट और फोर्थ दोनों मिला के देखिए, पहले लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड देन जनरल, यहाँ के पहले भी जनरल बाद में भी जनरल, इसका फर्स्ट एंड फोर्थ फुलफिल नहीं हुई, दैट्स वाई रूल नहीं लग रहा। क्लियर है? दूसरा वे द पर्टिकुलर वर्ड्स एग्जॉस्ट द होल जीनस, जो स्पेसिफिक वर्ड्स है उसे पूरा क्लास एग्जॉस्ट हो रहा है। अच्छा इसमें कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या थी, इज नॉट एग्जॉस्टेड, कैसे तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इसे उल्टा लिखा हुआ भाई, कोई भी जो बोलते साहब ये कंडीशन फुलफिल होती है, इनमें से एक भी फुलफिल नहीं होता क्या होगा, नहीं लगेगा। नेक्स्ट, where the specific objects enumerated are essentially diverse in character, मतलब वो एक नेचर के नहीं, उसे क्लास नहीं बन रही। अच्छा क्लास नहीं बने, वो अलग अलग नेचर के हैं, इसका तो क्या सेकंड वाली कंडीशन क्या थी, द मेंबर्स एनुमरेशन कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास, वो नहीं हो रहा। देख लो वही सारी चीज लिखी हुई है, उसका उल्टा लिख दिया है, ये वाला क्लास बनना चाहिए, ये वाला क्लास नहीं बन रहा, डाइवर्स नेचर की है तो क्लास बनेगा थोड़ी। क्लियर है? एंड लास्ट, वे दे एक्सप्रेस इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, there is a general term, जो आगे general term etc so on shall not be read, shall not be interpreted यूजिज्म जनरल्स। यूजिज्म जनरल्स का मतलब क्या हुआ, ऑफ द सेम काइंड। अभी बता ना, मतलब अगर ये लेजिस्लेचर का इंटेंशन है कि जनरल टर्म को आप यूजिज्म जनरल्स की तरह इंटरप्रेट नहीं करोगे, ऐसा क्या लेजिस्लेचर चाहता था ये रूल लगे या नहीं चाहता था? नहीं चाहता था,
क्या ये पांचवी वाली बात हो गई? हम बोले कि डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंशन नहीं होना चाहिए, और यहां क्या लिख रहे हैं कि डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंशन है, वो यूजीसी जर्नलिस्ट नहीं चाहता था। इसका मतलब क्या है? यूजीसी जर्नलिस्ट से अलग चाहता था, इट मीन देयर डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंशन एंड ऑब्वियसली रूल अप्लाई नहीं हो। तो वहां ऊपर वाली बात है, उसी को अलग तरीके से लिख दिया, बट आपके स्टडी में ऐसे लिखा हुआ, कभी एग्जाम में से क्वेश्चन भी आते हैं, व्हाट आर द एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ, तो है कुछ नहीं एक्सेप्शन, बस वो लिखने का एक तरीका उन्होंने बना दिया। ये समझ आए पॉइंट? क्लियर है? सो दैट इज द रूल ऑफ यूजीसी जर्नलिस्ट, दैट इज द लास्ट प्राइमरी रूल। तो इसके साथ हमने सारे प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कंप्लीट कर लिए। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंडरी रूल्स। ये ऊपर लिख लीजिए, सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। नाउ इसमें पहला देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉसिर असोसी, देखिए क्या ये भी लैटिन है। ये जो लैटिन में लिखा हुआ है नॉसिस असोसी, इसका मतलब है इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट का मतलब है इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा एक बताओ, क्या एक पर्टिकुलर वर्ड या एक्सप्रेशन होता है, आप कहीं भी वो वर्ड एक्सप्रेशन देखेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, क्या हर जगह उसका मीनिंग सेम लेंगे या कॉन्टेक्स्ट वाइज मीनिंग बदल सकता है? तो वही हमने इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, और है कुछ नहीं, ये सब चीज़ बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं। अच्छा कई बार आप देखना डिक्शनरी में किसी वर्ड का मतलब, लॉ छोड़ देगा, जनरल बात करते हैं, डिक्शनरी में किसी वर्ड का मीनिंग देखना, क्या नॉर्मली एक मीनिंग दिए होते हैं, एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, मल्टीपल मीनिंग दिए होते हैं, और उसके फिर आपको बताया था ये वाला मीनिंग इस कॉन्टेक्स्ट में, एग्जाम्पल देखिए बताया होता है, ये वाला मीनिंग इस कॉन्टेक्स्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, वर्ड सेम है बट वो क्या हो रहा है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट का मायने अलग। मैं इसी बात को ऐसे बोलता हूँ, ये वन वर्ड और वन एक्सप्रेशन डज नॉट हैव यूनिवर्सल मीनिंग। यूनिवर्सल मीनिंग का मतलब क्या हुआ, एक मीनिंग हो गया सब जगह वही मीनिंग, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कई बच्चे आते हैं, सर मैं कहीं कुछ पढ़ रहा था, वहां पे एक वर्ड आया, उसका मतलब बता दो, तो मैं पूछता हूँ बेटा किस कॉन्टेक्स्ट में क्या पढ़ रहे थे आप, वो मुझे पूरा पैराग्राफ दिखाओ कहाँ पढ़े, क्योंकि क्या होता है मैंने एक मीनिंग बता दिया, लेकिन पता लगा आपने किसी और कॉन्टेक्स्ट में, मैंने किसी एक कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग बताया, आप किसी और कॉन्टेक्स्ट में पढ़ गए, वो मीनिंग ही फिट नहीं हुआ जो मीनिंग मैंने बताया, क्योंकि एक वर्ड के एक मीनिंग नहीं होते, मल्टीपल मीनिंग होते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो ये रूल सिंपली कहता है कि साहब आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करना है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करना है कि साहब इस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड या एक्सप्रेशन क्या मतलब होना चाहिए, एंड डोंट मेक टेक अ यूनिवर्सल मीनिंग कि सब मैंने एक मीनिंग ले लिया और हर जगह मैं वही मीनिंग फॉलो करूंगा, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। इज दैट क्लियर? जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मैं यहां एक टर्म लिख रहा हूं प्लांट एंड ट्रीज, और एक लिख रहा हूं प्लांट एंड मशीनरी। अगर आप इस वर्ड को देखिए कि एग्जैक्ट सेम वर्ड है, सेम स्पेलिंग, एवरीथिंग सेम, लेकिन जब ये प्लांट ट्रीज के साथ यूज हो रहा है, इट है ऑल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग। लेकिन वही वर्ड प्लांट, प्लांट वर्ड सेम है, मशीनरी के साथ यूज हो रहा है, क्या ऑल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग। ये सुनो, इसका मतलब क्या हुआ, अब तुम ये थोड़ी एक चीज पकड़ लोगे जी मैं तो प्लांट ये वाला समझता हूं जो ट्रीज के साथ, वो मीनिंग यहां भी लगा रहे हो, या ये वाला मीनिंग यहां लगा रहे हो, सब गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसा होता है साहब, कभी भी शब्दों के मतलब फिक्स नहीं होते हैं, कॉन्टेक्स्ट वाइज क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट वाइज क्या होते हैं, बदल जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट वाइज क्या होते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है।
और आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या वर्ड यूज हुआ है, उसके हिसाब से मीनिंग लेना है। अच्छा, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अ वर्ड डिराइव्स इन मीनिंग फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द अदर वर्ड along with which it is used। क्या ये वर्ड प्लांट क्या इसके मीनिंग से भी अपना मीनिंग निकाल रहा है? हाँ या ना, कि जिसके साथ इस्तेमाल हुआ, वही कॉन्टेक्स्ट किसके साथ इस्तेमाल हुआ, किस कॉन्टेक्स्ट में, एक ही बात है, ठीक है। तो बोलते हैं एक वर्ड बोलते हैं वन वर्ड डिराइव्स ए कलर, कलर मीन्स मीनिंग, फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द अदर वर्ड along with which it is used। जिस शब्द के साथ वो यूज हुआ है, जैसे प्लांट वर्ड ट्रीज के साथ, तो क्या ट्रीज का जैसा मीनिंग होता है वैसा सा मीनिंग ये भी ले रहा है। जब प्लांट वर्ड मशीनरी के साथ यूज हो रहा है तो मशीनरी का जैसा मतलब होता है वैसा सा मीनिंग यहां पे प्लांट भी ले रहा है। तो वन वर्ड डिराइव्ड से मीनिंग, या ऐसे बोलते हैं वर्ड्स आर नोन बाय एसोसिएट। मतलब क्या हुआ, एक शब्द दूसरे उसका जो एसोसिएट है। अच्छा, यहाँ प्लांट वर्ड का एसोसिएट कौन है? ट्रीज। यहाँ प्लांट वर्ड का एसो कौन है? मशीनरी। तो बोला एक शब्द अपने एसोसिएट से भी जाना जाता है, एक किसके साथ यूज हो रहा है, ठीक है, किन शब्दों के साथ, एंड उससे भी उसका मीनिंग निकलता है, उससे भी उसका मीनिंग निकलता है। इसलिए एक बात क्या पता लगी कि किसी भी शब्द एक्सप्रेशन के यूनिवर्सल मीनिंग नहीं होते हैं, एंड कॉन्टेक्स्ट वाइज मीनिंग बदलते हैं, कॉन्टेक्स्ट वाइज मीनिंग बदलते रहते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है। देखो अब मैं एक और एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल, सो मेनी एग्जाम्पल्स आते हैं। अच्छा, नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब में रहने को लिए जो जगह मिलती है सरकार की तरफ, क्या उसको सर्विस क्वार्टर बोलते हैं? क्या सुना होगा? नो, सर्विस क्वार्टर। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं क्वार्टर ऑफ एन ईयर, सेम स्पेलिंग है, क्या यहां 3 महीने हो गए? साल 12 महीने का होता है, क्वार्टर ईयर मतलब 3 मंथ्स, क्वार्टर मीन्स 1/4। ये सुनो, इसका था 1/4 ऑफ द ईयर, दैट इज 3 मंथ्स। अब ये स्पेलिंग सेम है, लेकिन जब ये क्वार्टर सर्विस के साथ यूज हो रहा है, ऑल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग, रहने की जगह है, ठीक है। और यहां क्वार्टर जब आपको ईयर के साथ हो रहा है, क्या हो रहा है? हम 1/4 की बात करें, 1/4 ऑफ द ईयर। ये सुनो, दैट इज 3 मंथ्स, दैट इज द 3 मंथ्स, 12 महीने साल, एंड उसका 1/4 दैट इज 3 मंथ्स। ये सुनो, जब अब मैं एग्जाम्पल कहीं दे रहा था तो एक बता सर एक और भी क्वार्टर होता है, मैं कहा ज्यादा समझने लगे वो ज्यादा समझ गया, ठीक है, बोलते सर एक और भी क्वार्टर, मैं कहा बहुत सारे क्वार्टर थी। तो इन्हें मतलब ये है कि सब फिक्स मीनिंग नहीं है, आपको सेम शब्द के इस्तेमाल आपको अलग, हम बोलते हैं। अच्छा, जब बैंक के मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। अच्छा, व्हेन वी से दैट हाई करंट आने से ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस डैमेज हो गया, सेम वर्ड है करंट, CURRENT, लेकिन जब बैंक अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जैसे टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, और यहां देखो क्या और बात हो रही है, सेम स्पेलिंग। इसका मतलब शब्दों के कोई फिक्स ये नहीं, इसलिए बोलते ना, मैंने कल भी क्या बोला था, शब्दों की समझ जो डेवलप कर लेते हैं ना, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो लोग बड़े अच्छे स्पीकर बनते हैं। वो लोग, अच्छा देखना, कई लोग से हम बात करते हैं तो हम इंप्रेस होते हैं, उसको बात करें स्टाइल, शब्दों पे जो कमांड है, पकड़ है, और बात कैसे करता है, हर बात को बहुत फर्क पड़ता है। लैंग्वेज बोलता है आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाती है। अगर आपकी लैंग्वेज बहुत जबरदस्त है, देखो हम क्लास में कोई क्वेश्चन सॉल्व करके फटाफट मैथ्स का बड़े हीरो बन जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हम बाहर जाते हैं तो क्या आप किसी को क्वेश्चन सॉल्व करके क्या इंप्रेस कर सकते हो? आप क्या जनरल बातचीत करके, हम कोई बात पर, आप ट्रेन में आप बैठे हैं, आप कहीं भी मेट्रो में आप चल रहे हैं, ठीक है, कोई डिस्कशन शुरू हुई इसी बात पे, कोई पॉलिटिकल चीज के ऊपर, कोई जैसे अभी बांग्लादेश में कोई इशू चल रहा है, आप जैसे चीजों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं किसी के साथ, क्या वो लोगों को, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, क्या वो लोगों तक बहुत बहुत जबरदस्त काम करती है? और ये मैं बोलता हूं, ये चीज को जरूर डेवलप, ये कहीं ना कहीं हमारी स्कूल एजुकेशन में सब चीजों को फोकस ही नहीं करता। ये सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, कि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल के लिए लैंग्वेज के लिए पहले वर्ड्स, शब्द होंगे तो शब्दों से क्या होगा, सेंटेंस बनेंगे, सेंटेंस से आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी। इसका मतलब स्टार्ट पहले वर्ड से करते हैं, फिर बेटर। अच्छा था, जब शब्द ही कम जानते हैं, कैन यू राइट द गुड पैराग्राफ्स, कैन यू मेक द गुड सेंटेंसेस? नो, ठीक है, एंड वो करेंगे उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन बेटर होगी। तो मतलब लैंग्वेज है वेरी एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और लैंग्वेज के लिए नॉलेज ऑफ मोर एंड मोर वर्ड्स। मैं कहना एक बात मजाक, एंड मेरे एग्जाम्पल को मतलब वैसे मत लेना कि गलत तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअल केस है बता रहा हूँ कि लोग लैंग्वेज के साथ कैसे खेलते हैं। अच्छा, एक वर्ड होता है कंसीव। एक कंसीव वर्ड का एक मतलब होता है, सम फीमेल शी इज प्रेग्नेंट, तो बोलते हैं शी इज कंसीव्ड।
उसके लिए भी यूज करते हैं। और एक वर्ड कंसीव इसके लिए होता है कि कोई डीप थिंकिंग में कोई चीज हो, कुछ हो ना, आई एम कंसीविंग ऑन दिस पर्टिकुलर, ठीक है, टॉपिक, ठीक है, इसका मतलब कि आप कोई चीज बहुत डीपली, सेम स्पेलिंग है। एक बार क्या हुआ, ये एक्चुअल इंसिडेंट है। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो पार्लियामेंट में खड़े होके ना कुछ 2-3 बार उन्होंने बोला, कई बार ना कोई बोलना चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास प्रॉपर वर्ड्स दिमाग में नहीं आ रही, हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, दिमाग में बात चल रही है बट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट प्रॉपर्ली। तो उसने 2-3 बार बोला आई कंसीव, आई मतलब मैं सोच रही हूँ मैं, ठीक है, आई कंसीव, लेकिन उसके आगे बोल नहीं पा रही थी या कुछ दिमाग में कुछ प्रॉपर वर्ड्स नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। तो एक पार्लियामेंटेरियन खड़ा होकर क्या बोलता है, मैम यू हैव बीन कंसीविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बट यू हैव नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। अब देखो बात क्या थी, देखो उसने इसको होता है इंटेलेक्चुअल जोक्स, ठीक है, उसने मजाक में बात का देखो वो मीनिंग भी जोड़ दिया उसने, जो प्रेग्नेंट वाला वो भी मीनिंग जोड़ दिया, ठीक है। अब इसको बोलते, अब लोग स्मार्ट तरीके से, देखो ये एक होता है बेहुदा जो आजकल छपरी लोग कर रहे हैं आपके यूट्यूब पे, वो तो सब गधे हैं। एक्चुअली क्या है, मैं तो बोलता हूँ कि एक्चुअली क्या है, हमारे धीरे धीरे पता हम देखो ना, लोग का ना जो मेंटल लेवल है गिर रहा है। हम बोलते हैं हम डेवलप कर रहे हैं, डेवलप साइंस टेक्नोलॉजी कर रही है, इंसान तो गिर रहे हैं। अब ध्यान से अगर तुम देखोगे ना, इंसानों का स्टैंडर्ड गिर रहा है। अच्छा आप पहले के लोग को देखना, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का तरीका, अंडरस्टैंडिंग, मेहनत, सब कुछ बेटर थी। हम अब देखो सब क्या वो लोग इतने मेहनती जो पहले होते थे, क्या अब उतनी फाइटिंग स्पिरिट है जितनी पहले लोगों की होती थी? सब चीजें कम होती जा रही, इंटेलेक्ट लेवल पहले जितना था क्या अब है नहीं है। तो क्या हुआ, डेवलपमेंट साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, इंसान थोड़ी डेवलप कर रहे हैं, इंसान तो बेकार होते जा रहे हैं। अच्छा को पहले आजकल मूवीज में जो लैंग्वेज यूज होती है ना कितना, और ओटीटी पे तो जो आपको वेब सीरीज उसका तो पूछो ही मत, ठीक है, सत्यानाश कर रखा है। अच्छा ये सब का इम्पैक्ट आता है। अच्छा आप घर में फैमिली के साथ ये सब चीज देखते हैं, अब अजीबो गरीब से लैंग्वेज आ रही है, अब्यूजिव लैंग्वेज आ रही है, तो धीरे धीरे घर में भी असर आएगा उसका, पूरे समाज में कचरा फैलता है इससे, ठीक है। अच्छा तुम पुरानी पिक्चरें देख लो, कभी देखना लैंग्वेज कितनी डिसेंट होगी, तो वहां स्टोरी कन्वे नहीं, वहां भी स्टोरी कन्वे हो रही है। तो क्या वो कचरा, हम एक्चुअली क्या डिग्री, इसको डिग्रेडेशन ऑफ द सोसाइटी। इसलिए अब देखो ना वो क्या वाहियात हरकतें करते हैं, पूरा चल रहा भैया उसका तो रील क्या हो गया, वायरल हो गया, फलाना हो गया, इतने बिलियन हो गए, फलाना हो गया, ये कर लेता है। ढंग की एक भी बात नहीं होती उनमें। अब ये भी तो मजाक कर लेंगे, मजाक करने का तरीका, लेवल ऑफ, ठीक है, बस इसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। और लोग मतलब दिस जस्ट वन एक इंसिडेंट। अब लैंग्वेज अब बंदे की पकड़ है तो बात को देखो कहां से कहां रिलेट कर दिया उसने, ठीक है, ये एक्चुअल इंसिडेंट है ये। अब पार्लियामेंट में खड़ा होकर बंदा बोल रहा है, बताओ। एनीवे आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, इसमें कुछ खास नहीं है, मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है कि कोई वर्ड, एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग फिक्स नहीं कर देना कि हमेशा वही मीनिंग लेना है। हमें देखना पड़ेगा सब किस कॉन्टेक्स्ट, और सेम शब्द और एक्सप्रेशन का मतलब कॉन्टेक्स्ट वाइज बदलता है। आइए ऐसे बोलते थे कि एक वर्ड अपना मीनिंग दूसरे वर्ड से भी डिराइव करता है जिसके साथ वो यूज हुआ है, जैसे कंपनी में हुआ है। क्या यहाँ पहले जो एग्जाम्पल है, क्या यहाँ प्लांट वर्ड ट्री की कंपनी में या ट्री का एसोसिएट है, दूसरा प्लांट वर्ड क्या मशीनरी का एसोसिएट या उसकी कंपनी में, तो बोला उसकी हेल्प से भी वो मीनिंग निकालते हैं। एंड कोई यूनिवर्सल मीनिंग नहीं कि सब एक मीनिंग ले लिया, हमेशा वही मीनिंग लेना है। एंड दैट इज व्हाट दिस रूल से दैट डॉक्ट्रिन ऑफ नॉसिड और सॉसी। देखिए दिस रूल लिटरली मीन्स दैट अ वर्ड इज नोन बाय इट्स एसोसिएट। आगे ना एक वर्ड अपने एसोसिएट के द्वारा जाना जाता है, मतलब किसके साथ यूज हुआ है। इन अदर वर्ड द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज टू बी जज बाय द कंपनी इट कीप्स, मतलब किस कंपनी में किन वर्ड शब्दों के साथ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। एक कंपनी के मतलब किन कंपनी किन वर्ड्स के पता ना, तो हमने बोलते कंपनी ग्रुप कि किन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ इस्तेमाल हुआ है। व्हेन टू और मोर वर्ड्स हैविंग द एनालॉगस मीनिंग आर कपल्ड टुगेदर दे आर अंडरस्टूड इन देयर कॉग्निटिव, मतलब एक दूसरे के साथ मिला के देखना पड़ता है। दे टेक द कलर, कलर मीन्स लिख लो मीनिंग फ्रॉम ईच अदर, दे टेक द मीनिंग फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये केस था सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। अच्छा नॉर्मली अगर बोलते हैं पावर्स ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, व्हाट इज द पावर ऑफ अ, वेदर इज अ सेंट्रल लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो पावर क्या होती है, लॉ मेकिंग पावर।
लेजिस्लेटिव पावर, लॉ मेकिंग पावर। तो अगर आप बोलते पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर तो क्या बोलेंगे? लॉ मेकिंग पावर। इट कैन मेक द लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट मैटर एंड द कॉन्करेंट लिस्ट मैटर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सुनो, तो पावर वर्ड का वहां इंटरप्रिटेशन क्या? पावर किसका? स्टेट लेजिस्लेचर का। तो इसका तो कौन सी पावर? लॉ मेकिंग। लेकिन देखिए, जनरली पावर का मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव पावर का मतलब ये होता है, लेकिन द सुप्रीम कोर्ट वाल इंटरप्रेटिंग द एक्सप्रेशन पावर्स, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज ऑफ ए हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखो आप, यहां पावर वर्ड क्या अकेला यूज हुआ है अलॉन्ग विद प्रिविलेज इम्यूनिटीज, अलॉन्ग विद दीज वर्ड्स। अच्छा, किसकी पावर्स, प्रिविलेज, इम्यूनिटी ऑफ ए हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर बताया दो हाउसेस होते हैं, बताया था, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल सारे स्टेट में नहीं है, बट असेंबली तो सारे स्टेट में, विधानसभा। तो ये बोला, अगर हम बात करें कि एक हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, विधानसभा की बात करें, तो विधानसभा की क्या पावर्स हैं, क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या इम्यूनिटी? तो यहां पावर वर्ड अकेला यूज हो रहा है अलॉन्ग विद प्रिविलेज, इम्यूनिटी। अब देखो, इट वॉज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इंटरप्रिटेशन दी थी इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वर्ड पावर्स, ये जो वर्ड पावर है, मस्ट टेक इट कलर मीनिंग फ्रॉम द वर्ड्स इन इमीडिएट कनेक्शन विथ इट। इसके साथ जो और वर्डों के साथ इस्तेमाल हुआ, किसके साथ इस्तेमाल हुआ? प्रिविलेज, इम्यूनिटी। एंड इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूट इंटरप्रेटेड टू रेफर नॉट टू लेजिस्लेटिव पावर। यहां पे लेजिस्लेटिव पावर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, जनरली पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव क्या बोलोगे? लेजिस्लेटिव पावर। बट यहां पावर का मतलब लेजिस्लेटिव पावर की बात नहीं करे, बट टू पावर्स ऑफ द हाउस। कौन सी पावर? विच आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ इट बिजनेस। एक चीज बताइए, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो। अच्छा, सेंटर में लोकसभा की बात कर लें, लोकसभा जो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, जब लोकसभा की प्रोसीडिंग चलती है तो क्या उस पर्टिकुलर लोकसभा की बहुत सारी पावर है? कब आपको मोहल्ले का मौका मिलेगा, आप क्या चीज आप कर सकते हैं, क्या चीज नहीं कर सकते। अच्छा, सुना कई एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बदतमीजी करते हैं, क्या सुना? वो मार्शल्स होते हैं, बाहर निकाल देते हैं। देखो कई बार आपने टीवी में देखना, सब बाहर निकल, ज्यादा बदतमीजी करे तो क्या होगा? जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा एक दो बार वार्न करेगा, फिर भी बंदा नहीं मान रहा है तो क्या बोलेगा? भैया मार्शल्स होते हैं वहां पे, जैसे क्लब्स वगैरह होते हैं, ठीक है, एंड वो बॉडीगार्ड होते हैं, उठा के बाहर कर देते हैं। ऐसा उसके भी कुछ नियम कायदे कानून। तो वो पावर्स की बात करें कि आप अपना हाउस चलाएंगे, उस पावर्स की बात, आपकी क्या प्रिविलेजेज है, क्या इम्यूनिटीज है, क्या पावर, उसकी बात कर रहे हैं, नॉट द लॉ मेकिंग पावर। क्योंकि यहां पावर वर्ड खाली अकेला यूज नहीं हो रहा, किसके साथ यूज हो रहा है? प्रिविलेजेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इट मींस, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, यहां जो पावर वर्ड है, देखिए फिर से पढ़िए, द इंटरप्रिटेशन खाली किसकी है? वर्ड पावर की। हेल्ड दैट द पावर मस्ट टेक इट कलर मीनिंग फ्रॉम द वर्ड्स इन इमीडिएट कनेक्शन। ये किसके साथ यूज हुआ है? इमीडिएट कनेक्शन में कौन से वर्ड्स हैं? प्रिविलेज, इम्यूनिटी। एंड इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टू रेफर नॉट टू लेजिस्लेटिव पावर। बट इसकी इंटरप्रिटेशन में लेजिस्लेटिव पावर नहीं आएगी पावर में, रादर कौन सी पावर होगी? ऐसी पावर विच आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ इट, मतलब आपका कामकाज करने के लिए वहां पे जो आपकी पावर्स है वो पावर्स की बात करें, नॉट द लॉ मेकिंग पावर, नॉट द लॉ मेकिंग पावर। और बाकी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए वैसे, ठीक है? इसलिए बोलते हैं कि साहब एक शब्द का कोई यूनिवर्सल मीनिंग होता, मीनिंग कॉन्टेक्स्ट वाइज चेंज होता रहता है, मीनिंग कॉन्टेक्स्ट वाइज चेंज। एंड इसलिए ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि साहब किसका क्या किस कॉन्टेक्स्ट में आपको मतलब। इतने अच्छे जैसे बोलते हैं कोई चीज को रिड्यूस करना, बोलते हैं इट शुड बी रिड्यूस, इसका मतलब क्या हुआ? छोटा करना कोई भी चीज को। ये सुनो, अच्छा मैं एक्सप्रेशन बोलता हूँ, ए और बी ने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, वर्बली कई सारी बातें की, ओरली कि भाई ऐसा ऐसा है, ये वो, ठीक है। अब उन्होंने बोला नाउ वॉट एवर वी हैव डिस्कस ओरली, वॉट एवर वी हैव एग्रीड ओरली, लेट्स रिड्यूस इट इन राइटिंग, लेट्स पुट इन ब्लैक एंड व्हाइट। क्या मतलब हुआ? मतलब हम उसको ओरली जो बातें तय की उसको हम राइटिंग में कर ले। तो रिड्यूस इट इन राइटिंग ये फ्रेज है। अब यहाँ रिड्यूस का मतलब छोटा थोड़ी कर रहे हैं, वैसे रिड्यूस का मतलब आपको छोटा भी होता है, लेकिन यहां पे थोड़ी छोटा कर रहे हैं। रिड्यूस इन राइटिंग मतलब क्या हुआ? वॉट एवर वी हैव एग्रीड ओरली पुट इट इन राइटिंग, उसका हम रिटन कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। एक बार मैं ऐसे पढ़ा था कहीं पे, क्या लिखा होता कि पार्टीज हैव एग्रीड सो एंड सो टर्म्स एंड कंडीशन देन दे डिसाइडेड टू रिड्यूस इट इन राइटिंग। तो एक स्टूडेंट मुझे कहा सर ये छोटा क्यों कर रहे हैं? गजब है भाई, एक्चुअली चीजें समझ में। अच्छा ये बात तो आप रियलाइज करते होंगे कि लैंग्वेज नहीं अच्छी होने की वजह से हम कोई भी चीज पढ़ नहीं पाते। और मैं आपको बताऊं, अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है ना तो आपकी टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, आप चीजें खुद भी समझने लग जाएंगे। देखो क्या होता है टीचर का, मतलब मेरी अपनी ओपिनियन है, टीचर का पता है काम क्या होता है? आपको ओवरऑल एक सब्जेक्ट की गाइडेंस देना,
लेकिन आजकल टीचर्स क्या करना पड़ रहा है, एक ही चीज खाली बाकी रह गई है, फ्यूचर में कहीं वो भी सर्विस ना आ जाए कि भाई टीचर बच्चे की जगह एग्जाम नहीं दे रहा, बस बाकी बच्चे का सारा काम टीचर को करना पड़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये बच्चों को पढ़ना ही नहीं आता, सही बता रहा हूं, पढ़ना नहीं आता उनको, ना पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि स्कूलों में कभी ये सब चीज़ों पर फोकस ही नहीं किया गया। तो 12वीं क्लास तक आपने जो किया 18 से, देखो मैं डिस्करेज नहीं कर, एक बात समझा रहा हूँ, सिस्टम की कमी क्या है कि 12वीं क्लास तक जो किया वो एक दिन में तो सुधर नहीं जाएगा ना, वो आदतें बन गई वैसी। नहीं तो देखा जाए टीचर से सिर्फ इतना सा काम होता है चीज़ों को गाइड करना, कंसेप्ट समझा देना, बात कर रहा हूँ। अब तो क्या स्पून फिटिंग है, एक एक चीज ये, और व्यवस्था क्यों पीछे पड़े थे, टेस्ट है तो टेस्ट। अरे भाई मैं बहुत ज्यादा इसके कारण क्या है, घिसट घिसट के पास करवा रहे हैं, घिसट घिसट के पास करवा रहे हैं, वो लायक नहीं है पास होने के। और जब तक मैं बोलता हूँ अंदर से मोटिवेशन नहीं आती है, अंदर से आग नहीं लगती है कि भैया मुझे कुछ करना है जिंदगी में, उसे होने जाना कुछ नहीं है, और घिसट घिसट के पास भी हो जाएगा ना, वो जिंदगी में कुछ खास नहीं कर सकता बंदा। अंदर से जब तो हो जाए तो फिर बात ही खत्म है, फिर तो क्या दूसरे के सपोर्ट आपको एक लिमिटेड चाहिए, एक लिमिटेड। तुम देखो कई लोग, तुम देखोगे एक बच्चा जो बहुत अच्छे परिवार में, मतलब हर तरीके से पेरेंट्स पढ़े लिखे, पेरेंट्स का अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन है, सब कुछ है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा। एक तरफ एक ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स आपको एकदम, आपको कहते हैं ऑलमोस्ट इलिटरेट है, मतलब मान एकदम लेबर क्लास है, दूसरी तीसरी पांचवी क्लास पढ़े हो रखे, ठीक है, तो ऑलमोस्ट इलिटरेट है, फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत खराब है। उस परिवार के लोग बच्चे बताए कागज कर जाते हैं। फर्क क्या है दोनों में? एक के आग लग गई है और एक के नहीं लगी, बस इतना ही फर्क है। अंदर आग लग जाएगी ना, फिर उसका रास्ता कोई नहीं हो सकता, उसको कोई वो थोड़ी सी परेशानियां आएंगी, उसको ज़्यादा झेलना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, पेरेंट का सपोर्ट नहीं है क्योंकि वो गाइड नहीं कर सकते, पैसे से भी हेल्प नहीं कर सकते, उसके बाद भी वो निकाल देगा रास्ता। वो अंदर से उसको लग गई ना भैया लगन कि मुझे कुछ करना है, कर जाते हैं लोग। अभी 12th फेल मूवी आई थी ना, देखो बंदा आईपीएस बन गया, रियल स्टोरी है तो बताइए आपको, ठीक है, मनोज शर्मा जो, ठीक है, एंड नहीं तो देखा जाए वो बंदे ने, जब वो उसने आईपीएस की तैयारी, मतलब सिविल सर्विस तैयारी, उससे पहले वो जानता भी नहीं था सिविल सर्विसेज क्या होता है। अब ना उस मूवी दिखाते वो स्टेट सर्विसेज के लिए, ये तो समझते हो हर स्टेट की भी सर्विसेज होती है, ठीक है, एंड जैसे अब बोलते हैं, अब जैसे एक यूपीएससी है, तो जैसे मान लिया कर्नाटक के, और केपीएससी बोलते हैं, कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, महाराष्ट्र की एमपीएससी है, महाराष्ट्र पब्लिक, बिहार की बीपीएससी है, बिहार पब्लिक, तो उसमें स्टेट, तो उसमें भी आप सीनियर लेवल पे पॉइंट पर, इतने सीनियर लेवल, उसमें एक सीन दिखाता है ना, वो उसको पूछता है कि साहब इसमें तुम अगर पुलिस में भर्ती हो जाते हो, वो एमपी को, उससे एमपी से आता है ना, एमपी का दिखाता है, एमपी पीएससी करने आता है, तो बोला आप डीएसपी बनोगे, ठीक है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बोला जो आप उसमें बनोगे सीधे एसपी, तो डीएसपी से एसपी बने बोलता है 8-10 साल लग जाते हैं प्रमोट होके, अब तुम सीधा एसपी वहां बनोगे तो और ज्यादा सीनियर पोजीशन है, ठीक है, तो वो बोल रहा है सब ये क्या होता है, सिविल सर्विस है, यूपीएससी, उसको नाम ही नहीं सुन रखा होता उसने। और तुमने देखा होगा एक वो सीन दिखाते जो बन के अपने गांव जाता है, तो जिससे वो इंस्पायर्ड हुआ होता है, वो आया होता है उससे स्टेट सर्विसेज से, और ये आया यूपीएससी से, उसका सीनियर बन जाता है, वो देना उसको सैल्यूट करता है, वो उसके पैर छूता है, तो रिगार्ड कि आप मेरे से बड़े, आपसे मैं इंस्पायर्ड हुआ, लेकिन सीनियोरिटी के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से वो सीनियर हो गया होता है उसका, तो उसका आग लग जाती है ना अंदर भैया, वो आग जिसके लग जाएगी ना, फिर तो कोई रोक नहीं सकता। और प्रॉब्लम क्या है आज के दिन, जबरदस्ती वाला काम हो रहा है। मैं थोड़ा सा फ्रैंकली स्पीकिंग, जबरदस्ती में कोई काम बनता नहीं आज का। मैं सब अरे मेरे से ये नहीं होता, अरे भाई क्या नहीं होता यार, और सब कुछ भगवान ने इतना ब्लेस करके भेजा, उसके बाद नहीं होता, फिर क्या क्या नहीं होता। और इसलिए आजकल क्या हो, सब जबरदस्ती कि भैया कुछ कर लो, कुछ, ठीक है भाई, जब मतलब अंदर से होनी चाहिए, मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ करना है, सब रास्ते खुल जाते हैं यार, कोई मुश्किल नहीं है। वो तो कोई कैसे बताओ, उसे दिखा रहे हैं 10th तक चीटिंग से पास हुआ था, उसकी क्या एजुकेशन थी, उसका तो बैकग्राउंड पूरा खराब ही था, कौन सा अच्छा था, वो तो खुद ही उसने एक्सेप्ट किया था। और 12th 2 बार में, पहली बार चीटिंग उसको समझ में आया, तो फिर उसने वो वाला एग्जाम दोबारा, अगली बार फिर दोबारा दिया था। मतलब कहने का मतलब है, एक बार चीजें दिमाग में बैठ जाना कि भाई मुझे करना क्या है,
तो कोई मुश्किल नहीं है, चीजें इतनी मुश्किल नहीं है। देखिए, तो दिस इज अबाउट दिस रूल। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकंड रूल, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेम्पोरेरी एक्सपोजिटी। देखिए क्या चीज है, ये रूल बहुत रेयर यूज होता है, बहुत रेयर। इसकी बहुत ज्यादा, ठीक है, रेलेवेंस है, बट उतनी ज्यादा, वैसे भी सेकेंडरी रूल चल रहे हैं तो मैंने बता दी। अच्छा, एक वर्ड होता है, ये लैटिन है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है कंटेम्परेरी। को बताइए इस वर्ड का क्या मतलब होता है? अच्छा, ये वर्ड कहां सुना आपने, किस कॉन्टेक्स्ट सुना है? कहीं तो सुना होगा। डांस फॉर्म में सुना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांस होते हैं, उसमें सुना है कंटेम्परेरी डांस। तो वहां भी नहीं सुना? सुना तो होगा कंटेम्परेरी डांस। तो कंटेम्परेरी डांस किसको बोलते हैं? द डांस फॉर्म विच इज प्रिवलेंट नाउ डे, जो आजकल प्रचलन में है, पता नहीं आजकल ये चीज चल रही है, ज्यादातर लोग ये आजकल पसंद करते हैं, ठीक है, तो उसको कंटेम्परेरी बोलते हैं। नहीं बोलते दैट पर्सन वियर्स द कंटेम्परेरी क्लोथ। मतलब क्या हुआ, आज जिस तरह कपड़े प्रचलन में वैसे कपड़े, मतलब दैट पर्सन वियर्स द आउटडेटेड क्लोथ। मतलब अब वो प्रचलन में नहीं है, पहले वो चलते थे, वो उस तरह के कपड़े पहनता है। तो कंटेम्परेरी मतलब सोचिए प्रचलन में, विच इज प्रेवलेंट, विच इज प्रेवलेंट, ठीक है, जो हिंदी में बोलते हैं प्रचलन में है, ठीक है। अब ये रूल किस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना, ध्यान देखिए, कंटेम्परेरी वर्ड सही रूल आपको बनाया है। मान लिया कोई स्टैच्यूट है, एंड इट्स अ वेरी ओल्ड स्टैच्यूट, हो सकता है 100 साल पहले बनाओ, 120, 130, 140 साल पहले बनाओ। उस स्टैच्यूट में कुछ लैंग्वेज है, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ एक्सप्रेशन है, जिसके मीनिंग चेंज हो गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब उसके पहले मीनिंग कुछ और समझे जाते थे, लेकिन अब ओवर अ पीरियड उसका मीनिंग बदल गए। ऐसे हैं, ऐसे शब्द होते हैं, मैं भी एग्जांपल भी दूंगा आपको। एक चीज बताइए, लेजिस्लेचर ने आज उसके जो मीनिंग हो गए हैं, क्या वो सोच के बनाया था, या जिस समय बनाया था उस समय जो मीनिंग समझे जाते थे वो सोच के बनाया था? उस समय क्या कंटेम्परेरी था? कंटेम्परेरी का मतलब खाली आज, उस समय क्या प्रचलन में था, उन्होंने तो वही सोच के बनाया था। तो अगर हम आज भी उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो क्या करेंगे, आज वाला मीनिंग लेंगे या उस समय वाला? क्योंकि आज वाला, अगर आज वाला लेंगे तो वी आर गोइंग अगेंस्ट द इंटेंशन ऑफ द, देखो बात, वो प्रिंसिपल ध्यान रखना हमेशा कि लॉ इंटरप्रिटेशन में लॉ इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स प्राइमरी थिंग, ठीक है। इट मींस अगर कोई वर्ड्स और एक्सप्रेशन ऐसे हैं जिसके आप लिटरल मीनिंग पहले लगाओगे, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, तो हो सकता है डिक्शनरी में उसका मतलब कुछ और आपके दिख रहे हैं, आज तो मीनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या वो चेंज हो गए, लेकिन एक्चुअली पहले उनके शब्द के मतलब कुछ और समझे जाते थे। तो ये लेकिन कुछ कुछ केस में नजर आपको आएगा। तो हम आज भी उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो विल टेक दैट मीनिंग विच वाज अंडरस्टूड एट द टाइम ऑफ मेकिंग दैट लॉ, एट द टाइम ऑफ मेकिंग दैट लॉ। हाँ, अगर वो मीनिंग से कोई समस्या आ रही है तो क्या इट इज द ड्यूटी ऑफ द लेजिस्लेचर टू चेंज द लॉ? ये सुनो, आप हम थोड़ी बदल सकते हैं, ठीक है। अगर लेजिस्लेचर को लगता है उस मीनिंग से कोई समस्या आज के दिन आ रही है तो लेट द लेजिस्लेचर चेंज द लॉ, लेकिन आप हम थोड़ी बदल सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दिस, वो ये इतनी कंटेम्प्रेरी का मतलब उस समय क्या प्रचलन में था। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, देखिए आपको, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, चेयरमैन। अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन भी चेयरमैन बोलते हैं ना, मैक्सिमम चेयरमैन बोल देते हैं, नो चेयरमैन, दैट इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, आज के दिन ये जो वर्ड है ये मेल फीमेल सबके लिए यूज होता है, आज के दिन एक्सेप्टेड है। इवन फीमेल को ही बोलते चेयरमैन, शी इज अ चेयरमैन, एक्सेप्टेड है सबके लिए। लेकिन किसी जमाने में चेयरमैन ओनली यूज टू रेफर टू द मेल,
फीमेल के लिए या तो चेयर वुमेन या चेयर पर्सन। इसका मतलब क्या, इस वर्ड का मतलब चेंज हो गया ओवर अ पीरियड टाइम, है ना? नाउ इट इज कवरिंग बोथ द जेंडर्स, नाउ इट इज कवरिंग बोथ द जेंडर, बट अर्लियर यू टू कवर ओनली द मैस्कुलिन जेंडर, दैट इज द मेल, ओनली द मेल। क्लियर है? अब मान लिया किसी लॉ के प्रोविजन में ये वर्ड यूज हो रखा है, और वहां लेजिस्लेचर का इंटेंशन ये था कि उस समय इसका मतलब सिर्फ मेल होता था, तो लेजिस्लेचर का इंटेंशन था खाली मेल की ही बात कर रहे हैं वहां पे। तो आज भले इसके जनरल मीनिंग में फीमेल भी कवर होती है, लेकिन अगर उस लॉ के प्रोविजन को हम आज भी इंटरप्रेट करेंगे तो क्या करेंगे? क्या हम दोनों कवर करेंगे, ओनली मेल? वाई? बिकॉज व्हाट आर द मीनिंग थॉट बाय द लेजिस्लेचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग, उस समय क्या कंटेम्प्रेरी था, उसके हिसाब से आपको इंटरप्रिटेशन। हाँ, अगर लेजिस्लेचर चाहता है कि आप इसके अंदर फीमेल भी, तो एक तरह लॉ को अमेंड कर रहा है, तो अपने आप देखेगा, अपने आप बदलेगा, ठीक है, लेकिन हमें तो वही मीनिंग लेना जो आपको सोचा गया था एट द टाइम ऑफ मेकिंग दैट पर्टिकुलर लॉ। कंटेम्प्रेरी, व्हाट वाज कंटेम्प्रेरी, क्या पर्सनल में था एट द टाइम ऑफ, आज कंटेम्प्रेरी नहीं लेना, कब, जब वो बनाया गया था। एंड ये रूल यही कहता है, ये रूल यही कहता है आपको, ठीक है। बहुत सारे वर्ड है। अच्छा, आजकल देखते हो मेल फीमेल सबके लिए एक्टर वर्ड यूज होता है, पहले नहीं होता था। एक्टर मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए एक्ट्रेस यूज होता था। आज देखो मेल फीमेल सबके लिए एक्टर वर्ड यूज करने लगे। लॉट ऑफ चेंजेस तो कई बार, और ये एक्सेप्टेड है, मतलब ये डिक्शनरी में एक्सेप्टेड है, डिक्शनरी में एक्सेप्टेड है। इसका मतलब शब्दों के इस्तेमाल, अच्छा कई बार सुनोगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या कैम्ब्रिज ने कुछ नए वर्ड ऐड किए हैं, सुना है ऐसा? इसका मतलब क्या है? पहले उन वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, अब उन्होंने अपनी डिक्शनरी में लिखा है। इसका मतलब क्या है? लैंग्वेज में चेंज आती है, कुछ नया ऐड कर लिए, या कुछ वर्ड से मतलब बदल दिए कि साहब आप उसका मतलब ये है। इज इट क्लियर? सो दैट इज द दिस रूल, देखिए। एंड इसमें, और इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, खाली उसी कॉन्टेक्स्ट में जहां पे लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट के मीनिंग बदल गए हैं ओवर अ पीरियड टाइम से, वहां पे देखिए। दिस डॉक्ट्रिन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट द स्टैट्यूट और अ डॉक्यूमेंट इज टू बी इंटरप्रेटेड बाय रेफरिंग टू द एक्सपोजिशन इट रिसीव फ्रॉम कंटेम्प्रेरी अथॉरिटी, मतलब जिस समय बना था उस समय क्या प्रचलन में था। द मैक्सिम कंटेम्प्रोनिया एक्सपोजिटा, ये पूरा मैक्सिम है, इसका ये पूरा नाम है, ठीक है, जो शॉर्ट में ऊपर लिखा हुआ है। एस्ट ऑप्टिमिया 8 इन लेगे मीन्स कंटेम्प्रोनियस एक्सपोजिशन इज द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन द लॉ, मतलब क्या है, जिस समय लॉ बना था उस समय के हिसाब से आपको इंटरप्रेट, दैट इज बेस्ट इंटरप्रिटेशन। It is said that the best exposition statute or any other document is that which is received from contemporary authority. ये सेम ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है। The language of the, ये अंडरलाइन कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। The language of the statute must be understood in the sense in it was understood when it was made. It may be noted that the application of this doctrine confined, this particular doctrine is to the construction of ambiguous language used in very old statute, where indeed the language itself might have had a different meaning in those days. उसी लैंग्वेज का पहले उन दोस्त डेज में क्या होता, मीनिंग डिफरेंट होता था, और आज मीनिंग डिफरेंट हो गया, तो वहीं पे आपको इसे रूल अप्लाई करना, बाकी और कई जगह रूल अप्लाई नहीं होता। तो इसका बहुत ज्यादा कोई यूज नहीं है, कोई कोई कॉन्टेक्स्ट में जहां पे मीनिंग ऑफ सम लैंग्वेज, सम वर्ड्स हैव अंडरगॉन अ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Now I move on to the third rule, that is the strict and liberal construction. ये आपकी स्टडी वगैरह में दे रखा है, बट पता नहीं कैसे दे रखा है, मतलब मैं बहुत ज्यादा इसके, ये कुछ नहीं है, लिख लो, स्ट्रिक्ट इज द लिटरल एंड लिबरल इज द रीजनेबल। अच्छा, द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन में आप क्या करते हो? स्ट्रिक्टली जो वर्ड्स, एक्सप्रेशन, फ्रेज यूज हुए हैं, क्या हम अपना मीनिंग वहीं तक कन्फाइन करते हैं? हम उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं लेते। स्ट्रिक्टली वॉट एवर द वर्ड्स, एक्सप्रेशन यूज, वी आर कन्फाइनिंग द इंटरप्रिटेशन ओनली टू दैट एक्सटेंट, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। तो क्या लिटरल को ही स्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, लेकिन हमने अगर किसी शब्द का, लॉ के प्रोविजन का स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया, उससे जो मीनिंग निकल के आ रहा है, इट इज नॉट एबल टू अचीव द पर्पस, इट इज शॉर्ट फॉल ऑफ द अचीविंग द पर्पस, या पर्पस को डिफीट कर रहा है, तो क्या करेंगे? कि हम शब्दों के बियॉन्ड जाके भी मीनिंग लेने की कोशिश करते हैं। आर यू बिकमिंग लिबरल और नॉट? लिबरल का मतलब क्या होता है कि जो चीज नहीं भी लिखा हुआ हम उसके बियॉन्ड जाके, अच्छा कई बार नहीं होता, कोई बंदा ना किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से आप, या कोई भी, मान लिया स्कूल में आप कोई अपने प्रिंसिपल से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या कॉलेज में प्रिंसिपल से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो बोलेंगे नहीं नहीं एज पर रूल से अलाउड नहीं है, मतलब क्या हुआ?
जो रूल्स बने हुए हैं, जो शब्द लिखे हुए रूल्स के अंदर, उसके हिसाब से आपको हम परमिशन नहीं देते, तो बोलते सर थोड़ा सा लिबरल होकर सोचो ना, बोलते ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सर थोड़ा लिबरल होकर सोचो ना सर, इसका मतलब क्या हुआ? कि शब्दों के बियॉन्ड भी, शब्द में नहीं भी लिखा हुआ है बट कोई ना कोई वे आउट निकालिए जैसे कि मेरे को ये परमिशन मिल जाए, ये सुनो, इट मीन बिकमिंग लिबरल मोड, गोइंग बियॉन्ड द वर्ड्स, गोइंग बियॉन्ड द वर्ड्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव द पर्पस। तो अगर पहले मैं स्ट्रिक्ट ही करूंगा, लेकिन वो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन अगर जो मीनिंग निकल के आ रहा है, इट इज नॉट एबल टू अचीव द पर्पस, तो क्या करेंगे? शुड वी स्टिक टू दैट और शुड वी मूव ऑन टू द रीजनेबल? रीजनेबल इट मीन्स वी बिकम लिबरल एंड शब्दों, अब बता ना लेटर ऑफ द लॉ में कवर नहीं है, स्पिरिट ऑफ द लॉ के हिसाब देखो, इसका मतलब क्या है? हम लिबरल होकर देख रहे हैं एंड ट्राई टू इंटरप्रेट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द लॉ, सेम चीज लिखी हुई है एंड उसी को रीजनेबल को क्या नाम दे दिया? लिबरल, क्योंकि हम वर्ड्स के बियॉन्ड जाके मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं एंड उसका नाम, तो सेम चीज देखो मैं पढ़ता हूँ, इट इज द सेम थिंग, उसके एक डिफरेंट नाम दे दिया। अब बताओ जब ये प्राइमरी है तो सेकेंडरी में कैसे आएगा? लेकिन पता नहीं स्टडी मटेरियल में कैसे कैसे दे रखा है, तो मजबूरी में मुझे भी देना पड़ता है, बट ये तरीका गलत है तो सेम ही चीज, नाम उसका बदल दिया, ठीक है। द वर्ड्स ऑफ ए स्टैच्यूट आर टू बी कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड मीन्स इंटरप्रेटेड, बता ना, इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन, तो इंटरप्रेटेड कंस्ट्रक्टेड एक ही बात है, इन द मैनर इन विच दे आर स्टेटेड इन द एक्ट, मतलब जैसे लिखा हुआ वैसे आपको वही लिटरल। द स्टैच्यूट नॉट टू बी रिगार्डेड इंक्लूडिंग, आप उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज इंक्लूड, नॉट टू बी रिगार्डेड इंक्लूडिंग एनीथिंग विच इज नॉट within its letter and spirit and which is not clearly and manifestly described in the words of the statute itself. Generally, the statute not to be regarded including anything which is not within its letter, यहाँ पे खाली गया and spirit काट देना, ये थोड़ा गलत आ रहा है यहाँ पे, which is not within its letter and which is not clearly and manifestly described in the words of, मतलब clearly mention ये शब्दों में, ठीक है। It may be noted words of penal statute, मतलब ऐसे लॉ जो पनिशमेंट देते हैं। अच्छा, इंडियन पीनल कोड जो वो बन गया भारतीय न्याय संहिता, क्या पीनल स्टैट्यूट है, क्या पनिशमेंट है फॉर द क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है। तो कोई भी इस तरह के विच क्रिएट्स एन ऑफेंस और प्रिस्क्राइब पनिशमेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूट वेरी स्ट्रिक्टली, मतलब को स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं साहब, जो शब्द लिखे हुए बस उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। अब देखो, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, वेयर द यूजुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, अच्छा यूजुअल मीनिंग का मतलब लिटरल मीनिंग, यूजुअल मीनिंग लिख लो, लिटरल मीनिंग लिख लो, लिटरल मीनिंग, where the usual meaning of the word, that is literal meaning, falls short of the object of the legislature, मतलब क्या हुआ? जो यूजुअल मीनिंग है वो ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, शॉर्ट है, दे आर नॉट एबल टू अचीव दैट, ठीक है। अब अच्छा शॉर्ट का मतलब समझ लो ना, कभी नहीं होते इसकी कमी, मतलब वो अचीव, आई एम शॉर्ट ऑफ फंड, मतलब क्या पैसे नहीं है, ठीक है, तो वो फॉल्स शॉर्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। अ मोर एक्सटेंडेड मीनिंग में बी एट्रीब्यूटेड टू, मतलब क्या शब्दों के बियॉन्ड भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। It has been held in many cases that it is the duty of the judge to make such construction statute as such suppress the mischief and advance, वही mischief, वही reasonable वाली बात आ गई, or which fulfills the objective the thought behind the enactment of that law, मतलब उस लॉ को बनाते समय जो ऑब्जेक्टिव सोचा गया था वो अचीव हो जाए, एंड उसके लिए शब्दों के बियॉन्ड भी अगर जाना पड़े तो जाया जाता है, एंड जब ऐसा करेंगे तो क्या बन जाएगा? लिबरल कंस्ट्रक्शन। क्या बन जाएगा? लिबरल कंस्ट्रक्शन। इट इज सेम थिंग, दैट इज द लिटरल एंड द रीजनेबल। लास्ट देखिए, एक्सप्रेसियो एस एक्सक्लूसिव अल्टीरियस, ये लैटिन है, इसका इंग्लिश में मतलब है एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ द अनदर। एक चीज अगर एक्सप्रेसली मेंशन है तो और चीजें ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं, विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। express mention of one thing implies the exclusion of another. अगेन वेरी कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ बहुत टेक्निकल कुछ नहीं है। अच्छा, मान लें कहीं पे पर्सन वर्ड लिखा हो लॉ में, इस पर्सन में आप क्या दोनों तरह के पर्सन लेते हैं, नेचुरल पर्सन एज वेल एज द आर्टिफिशियल पर्सन? हाँ या ना? आई होप यू पर्सन और इंडिविजुअल में फर्क समझते हो ना, ठीक है। तो मान लीजिए कहीं लॉ में पर्सन लिखा हुआ है। अच्छा, पार्टनरशिप में हम बोलते हैं ना, इवन कंपनी कैन ऑल्सो बिकम पार्टनर फर्म, क्यों बोलते हैं? डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है?
पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन सर्टेन पर्सन, वही पर्सन तो पार्टनर है, ये सुनो। अच्छा वहां लिखा होता पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन सर्टेन इंडिविजुअल, तब क्या कंपनी पार्टनर हो सकती थी? हो सकती थी क्या? नहीं, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। देखिए बट क्या क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, सर ने बोला था कि कंपनी पार्टनर बन सकती है फर्म में। अरे सर थोड़ी कुछ अपने मन से बोल रहे हैं, लॉ में क्या लिखा हो मैं वो बता रहा हूं, बच्चे इसको नहीं पकड़ते। ऐसा आपने बोला था, सर आपने नहीं बोला। अरे मैं थोड़ी कोई लेजिस्लेचर हूं भाई, आप भी पकड़िए ना, मैंने कैसे निकाला मतलब, आप भी सीखिए, उसको नहीं पकड़ेंगे। सर आपने ऐसा बोला, अरे भाई मैं थोड़ी लॉ बना दूंगा। वहां पर्सन, अगर उसकी जगह इंडिविजुअल लिखा होता कि पार्टनरशिप द रिलेशन विद सर्टेन इंडिविजुअल, बात ही खत्म, तो कंपनी पार्टनर नहीं बन सकती थी। अब देखो पर्सन जो है, अगर कहीं लॉ में पर्सन लिखा हुआ है, इसका मतलब हम पर्सन की इंटरप्रिटेशन में हम आर्टिफिशियल पर्सन भी लेते हैं, नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन बोलो या इंडिविजुअल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा खाली पर्सन लिखा हुआ तो हम दोनों ले रहे हैं कि साहब इट कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन और इट कैन बी नेचुरल पर्सन। लेकिन मान ली इसके आगे लिखा पर्सन कॉमा बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग एन इंडिविजुअल। अब खाली एक बार इसको आगे भूल जाओ, आप जो आगे लिखा हुआ बीइंग एन इंडिविजुअल, खाली पर्सन वर्ड की जब इंटरप्रिटेशन कर रहे थे तो क्या मतलब निकल रहा था? इट कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन, बोथ, दैट इज इंडिविजुअल। लेकिन जब आगे लिखा बीइंग एन इंडिविजुअल, कैसा पर्सन? इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या? एक्सप्रेस मेंशन ऑफ दिस थिंग, विच पर्सन? एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया, कौन सा पर्सन? इंडिविजुअल। तो क्या खाली हम पर्सन में अब ये लेंगे क्या? इसका मतलब इसे एक्सक्लूड कर देंगे, अब यहां पर्सन में हम आर्टिफिशियल पर्सन नहीं लेंगे। अच्छा खाली पर्सन लिखा होता तो हम दोनों लेते, लेकिन साथ में ये भी लिखा हुआ है बीइंग इन, तो एक्सप्रेस मेंशन, ये कौन सा पर्सन? वो जो इंडिविजुअल है। तो हम अब यहां पर्सन में सिर्फ ये लेंगे और इसे क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर देंगे। अब हम पर्सन में आर्टिफिशियल पर्सन नहीं लेंगे। तो क्या यही रूल बोलता है एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग, कि एक्सप्रेसिव मेंशन कर दिया विच पर्सन? इंडिविजुअल, इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ द, एग्जांपल लिखना, लिख लीजिए, इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। क्या इंप्लाइडली इसका मतलब है कि अब पर्सन वर्ड में हमने क्या एक्सक्लूड कर दिया? आर्टिफिशियल पर्सन को एक्सक्लूड कर दिया। अब हम पर्सन में आर्टिफिशियल पर्सन नहीं लेंगे यहां पे। तो पहले तो हम पर्सन में दोनों ले रहे थे, लेकिन सब पर्सन के साथ ये लिखा बीइंग एन इंडिविजुअल, एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग, एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया विच पर्सन? दैट इज द नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल। तो इट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज दैट नाउ द वर्ड पर्सन एक्सक्लूड्स द आर्टिफिशियल पर्सन। ये तो रूल का नाम है, एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग दैट इज बीइंग एन इंडिविजुअल इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। मेंशन क्या कर दिया? इंडिविजुअल, कौन सा पर्सन? इंडिविजुअल। इट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज द पर्सन में हमने क्या एक्सक्लूड कर दिया है? आर्टिफिशियल पर्सन को। अब हम पर्सन में आर्टिफिशियल पर्सन नहीं लेंगे। कॉमन सेंस की बात है वैसे तो, बस एक रूल बना दिया दैट एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ द अनदर। अरे एक वर्ड हम लिखते हैं हॉलीडेज, खाली हॉलीडे लिखा हो, तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? एनी हॉलीडे। ये सुनो, है ना, सैटरडे संडे अगर छुट्टी होती है वो भी हॉलीडे है, कोई पब्लिक हॉलीडे, कोई नेशनल हॉलीडे, ये सब सारे आ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए इसके आगे लिखा हुआ पब्लिक एंड वीकली, या खाली लिखा हुआ पब्लिक हॉलीडे, मतलब हॉलीडे वर्ड के साथ आगे पब्लिक वर्ड लगा दिया, तो एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया विच हॉलीडे? पब्लिक हॉलीडे। इट इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अदर। अच्छा इसके अंदर क्या नॉर्मल हॉलीडेज आएंगे? नहीं, खाली कौन से आएंगे? जो पब्लिक हॉलीडे। जैसे आप कंपनी लॉ में एक टॉपिक पढ़ोगे, एक कंपनी की एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, किसी भी दिन हो सकती है एक्सेप्ट द नेशनल हॉलीडे, एक्सेप्ट द नेशनल हॉलीडे। अच्छा हॉलीडे वर्ड खाली नहीं यूज कर रहा है, नेशनल हॉलीडे यूज कर रहा है। और नेशनल हॉलीडे में सिर्फ तीन ही चीज आती हैं। देखो पब्लिक हॉलीडे अलग टर्म होता है, नेशनल हॉलीडे। अच्छा क्या दिवाली की छुट्टी होती है, क्या वो पब्लिक हॉलीडे होता है? हाँ ना, होली की छुट्टी क्या है? पब्लिक हॉलीडे। क्रिसमस की छुट्टी पब्लिक हॉलीडे। लेकिन ये नेशनल हॉलीडे नहीं है। नेशनल हॉलीडे में सिर्फ तीन ही आते हैं, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे और 2 अक्टूबर गांधी जयंती, बस ये नेशनल हॉलीडे। अब वहां साफ साफ बोला कौन से हॉलीडे? नेशनल हॉलीडे के दिन एजीएम नहीं होना, तो खाली हॉलीडे नहीं बोल रहा है, नेशनल हॉलीडे।
अब इसका मतलब वो 3 दिन को छोड़ के आप किसी भी दिन एजीएम कर सकते हैं। तो नेशनल हॉलीडे का मतलब आज के दिन सिर्फ 3 दिन है, आगे और भी हो सकते हैं। एट प्रेजेंट नेशनल हॉलीडे मीन्स ओनली दोस 3 डेज। इसका मतलब क्या हुआ, उन 3 दिन को छोड़ के अब ये जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को बताना पड़ता है, बेटा कोई भी अब एग्जाम में आ जाए कि सब क्या कंपनी क्या दिवाली के दिन अपनी एजीएम कर सकती है, अब तुम कंफ्यूज सर उस दिन तो छुट्टी होती है, सर ने बोला छुट्टी, कुछ जनरल छुट्टी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ नेशनल हॉलीडे को मना कर रहे हैं। आगे नेशनल वर्ड भी लगा हुआ है तो एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया विच हॉलीडे, नेशनल, तो वो खाली हम लेंगे यहाँ पे, अदर हॉलीडेज आर एक्सक्लूड हो गए वहां पे। वो इसका मतलब क्या हुआ, वो अगर की कंपनी चाहे तो क्या दिवाली वाले दिन भी क्या अपनी एजीएम करना चाहे एकदम कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So this rule is that the express mention of one thing implies the exclusion of the another. देखो क्या था वर्ड्स में मैंने मतलब ना लॉ क्यों तुम उसको अदरवाइज मत लेना, मतलब बात समझा रहा हूँ। हमने कभी आपके मतलब आपकी क्या गलती हो, तो एजुकेशन सिस्टम वैसे चल रहा है। स्कूलों में लैंग्वेज पे कभी ध्यान नहीं दिया गया और लॉ में लैंग्वेज से बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ता है। तो ये डिस्कनेक्ट है ना, डिस्कनेक्ट भाई, जो चीज पे पहले हमने कभी ध्यान नहीं दिया, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ एक एक वर्ड बहुत बोलता है मोती की तरह पिरोया होता है, हमें एक चीज को बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। और तो होता है कि इसलिए डिफिकल्ट लगता है सब्जेक्ट, इसलिए डिफिकल्ट लगता है सब्जेक्ट का कारण क्या है कि पहले, लेकिन कहीं और, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स नॉट ओनली अबाउट द सब्जेक्ट। अच्छा आप में सभी अकाउंट्स आप पढ़ रहे होंगे, अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे होंगे, तो उसमें भी पूरी लॉ की तरह की लैंग्वेज होती है, हाँ या ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है क्या उसकी लैंग्वेज के लॉ की तरह की लैंग्वेज नहीं है। और अगर आपको लॉ ठीक से पढ़ना आता है, लॉ देखना, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इंटरप्रिटेशन भी अच्छी हो जाएगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस सब्जेक्ट, मैं तो ओवरऑल बोलता हूँ, अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है यू कैन गो थ्रू द न्यूज़पेपर इन अ बेटर वे, यू कैन कम्युनिकेट बेटर, योर इंटरव्यूज विल बी मोर गुड, ठीक है, यू विल एग्जामिनेशन विल बी, हर जगह फायदा होगा, हर सब्जेक्ट में फायदा होगा। लैंग्वेज तो मतलब उसको ये नहीं कि सर इस सब्जेक्ट खाली है, हर जगह उसका फायदा है, एवरीवेयर यू विल गेट द एडवांटेज। एनीवे देखिए, इसके साथ हमने सारे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कंप्लीट कर लिए, ऑल द 11, ठीक है, 7 रूल्स दैट इज द प्राइमरी एंड 4 द सेकेंडरी, ठीक है, एंड ऑल द 11 रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। यहां तक किसी को डाउट क्लियर है? इसके बाद एक टॉपिक देखा इंटरनल एड्स एंड एक्सटर्नल, ये अभी मैं नहीं ले रहा, ये बड़ा टॉपिक है, बाद हम उसको कर लेंगे। एक ये छोटा सा एक टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखिए क्या चीज, इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स। कई बार लॉ में इस तरह के टर्म यूज होते हैं और उनका क्या मतलब होता है, हाउ टू इंटरप्रेट इट। तो एक बार ये समझ आ गया तो क्या होगा, आप लॉ में कहीं भी पढ़ेंगे, किसी भी, नॉट ओनली वो लॉ जो हम इस पेपर पढ़ेंगे, कोई भी लॉ, एनी स्टैचूट, मैंने पहले बताया कोई नहीं स्टैचूट आपको हर जगह इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको कोई भी स्टैचूट को पढ़ने में बहुत हेल्प करेगी। कई बार क्या होता है, जैसे मान लिया किसी भी स्टैचूट का एक कोई सेक्शन 10, उसमें जो भी प्रोविजन दे रखे हैं, एक मान लिया सेक्शन 15, उसमें जो भी प्रोविजन दे रखे हैं। अच्छा, लॉ मेकर्स को, लेजिस्लेचर को लॉ बनाते समय ही ये नजर आया था कि साहब इन दोनों सेक्शन में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, आपस में क्लैश कर रहे हैं, और लेजिस्लेचर ने यह भी सोचा था इन केस क्लैश होता है तो ये वाला सेक्शन प्रिवेल करना चाहिए ओवर द अदर। जैसे मान लिया अगर वो चाहते कि 10 शुड प्रिवेल ओवर 15 इस एग्जांपल में, तो 10 में क्या लिखेंगे, ध्यान सुनना, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 15 ऑफ दिस एक्ट, मतलब जो एक्ट का सेक्शन 10 है उसी एक्ट का सेक्शन 15, और उसके बाद प्रोविजन स्टार्ट होगा। अच्छा, यहां तक अभी प्रोविजन है सेक्शन 10 का क्या? नहीं, ये तो कोई एक लैंग्वेज दी है, उसका मतलब क्या बताऊंगा मैं आपको। अब सेक्शन 10 के प्रोविजन आगे स्टार्ट होंगे कॉमा के बाद, मतलब ये लिख के लेजिस्लेचर ने ये बता दिया है कि जब सेक्शन 10 और 15 में क्लैश होगा, कॉन्ट्रडिक्शन होगा, तो सेक्शन 10 के प्रोविजन ओवरराइड करेंगे, प्रिवेल करेंगे ओवर 15।
तो जिसको वो ओवरराइड कराना चाहते हैं, कौन? लेजिस्लेचर चाहता है, उसमें इस तरह की लैंग्वेज लिख देते हैं, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सो। अच्छा देखिए, ये वाली जो लैंग्वेज अभी फिलहाल किस सेक्शन में लिखी हुई है? 10 में। एंड व्हाट इज द अदर सेक्शन जिसका रेफरेंस दे रखा है? 15। इसका मतलब क्या हुआ? द सेक्शन हैविंग दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज, क्या वो ओवरराइड करेगा ओवर द अदर सेक्शन विच हैज बीन रेफर्ड? अच्छा, इसका मतलब 10 और 15 में क्लैश हो तो क्या प्रिवेल करेगा? 10 विल प्रिवेल ओवर द 15, 10 विल प्रिवेल ओवर द 15। लॉ मेकर्स लेजिस्लेशन उसके हिसाब से लिखा है। और इस लैंग्वेज को जो होता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सो एंड सो सेक्शन एंड, ठीक है, इसको बोलते हैं टेक्निकली नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। क्या बोलते हैं? नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। इट मीन्स कहीं पर भी लॉ में लॉ मेकर्स को लॉ बनाते समय यह समझ आता है कि साहब इस पर्टिकुलर प्रोविजन को दूसरे प्रोविजन के साथ कॉन्ट्रडिक्शन है, एंड इन दैट केस द प्रोविजन विच दे वांट दैट शुड प्रिवेल इन केस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, उसके अंदर क्या नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज डाल देते हैं। ये सुनो, एंड इस तरह की लैंग्वेज नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट्स को नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज बोलते हैं। तो जिस सेक्शन में लगा हुआ है वो सेक्शन प्रिवेल करेगा ओवर द अदर सेक्शन जिसका रेफरेंस दे रखा है। अच्छा, इस एग्जांपल में किस सेक्शन में नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज लगा हुआ है? अरे इस एग्जांपल में किस सेक्शन में नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज लगा हुआ है? हे भगवान, इस एग्जांपल में किस सेक्शन में नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज लगा हुआ है? 10 में। तो बोलो ना यार, 10 में लगा हुआ है। एंड व्हाट इज द अदर सेक्शन विच हैव बीन रेफर्ड? 15। 15 का रेफरेंस दे रखा ना, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 15। इसका मतलब क्या है? विच सेक्शन में रेफर। 10 में ये लैंग्वेज लिखी हुई है, मैंने 10 के आगे लिखा ना, 10 में लिखी हुई है। इस विच, और इस लैंग्वेज को बोलते हैं नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। तो नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज लगा हुआ किस सेक्शन में? 10 में। व्हाट इज द अदर सेक्शन विच हैव बीन रेफर्ड? 15। इसका मतलब क्या हुआ? Whenever there is a contradiction between 10 and 15, क्या होगा? 10 will prevail over the 15, 10 will prevail over the 15। अच्छा, मान लिया यही अगर लेजिस्लेचर ये चाहते कि सब 10 और 15 में क्लैश हो तो 15 शुड प्रिवेल ओवर 10, अगर वो ये चाहते तो क्या करते वो? क्या 15 में लिखते नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 10? यस और नो? तो उस केस में नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज किस सेक्शन में लगा हुआ है? 15 में। व्हाट इज अदर सेक्शन रेफर टू? 10। क्लैश हुआ, क्या होगा? 15 विल प्रिवेल ओवर 10। तो वो तो लेजिस्लेचर ने अपना क्या, फिर भाई इंटेंशन तो लेजिस्लेचर के हिसाब से उन्होंने क्या सोचा है। इसका मतलब जब भी वो लॉ बनाते हैं एंड इफ दे फाइंड दैट द टू प्रोविजंस ऑफ लॉ आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है, तो उस केस में वो क्या करते हैं, और उस केस में अगर वो चाहते हैं कि दिस प्रोविजन शुड ओवरराइड, इट शुड प्रिवेल, तो क्या होगा? जिस प्रोविजन को ओवरराइड या प्रिवेल कराना चाहते हैं उसमें क्या लिख देते हैं? नॉट विथस्टैंडिंग होते हैं नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। एंड दूसरे सेक्शन जिसके ऊपर प्रिवेल कराना चाहते हैं उसका रेफरेंस देते हैं, एंड इस तरह के क्लॉज को क्या बोलते हैं? नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। अब ये क्या होता है, अब जिसको नहीं पता है तो इस तरह की लैंग्वेज कहीं पड़ेगा नॉट विथस्टैंडिंग, पहले तो क्या लिखा हुआ है। अब आपको समझ आ गया इसका मतलब क्या है, क्यों यूज किया गया। अच्छा, हर सेक्शन में यूज होता है या कोई सेक्शन में जहां पे कॉन्ट्रडिक्शन की पॉसिबिलिटी विद अदर सेक्शन, और जिसको प्रिवेल कराना चाहते हैं लॉ मेकर, तो उन्होंने लिख दिया ये। इसका था अब उन्होंने क्या सोच के लिखा है वो आपको पता है, तो आप भी सही ढंग से इंटरप्रिटेशन कर पाते कि सब ये क्या कहना चाहता है। ये लिखते ही तब है जब देखिए पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द टू प्रोविजंस ऑफ लॉ, एंड जिसको प्रिवेल कराना चाहते हैं उसमें क्या लिख देते हैं? नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज डाल देते हैं और दूसरे सेक्शन का रेफरेंस दे देते हैं। ये सुनो क्लियर है? एंड इसको बोलते हैं नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। जो नॉट विथस्टैंडिंग इस तरह की जो लैंग्वेज है इसको बोलते हैं नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। अब आपसे एक बात पहले एक बार बुक में पढ़ते देखिए आपको। नॉटविथस्टैंडिंग, a provision containing the words notwithstanding is generally termed as non-obstante clause. The provision containing the word notwithstanding has an overriding effect on the other provision. आ गया ना, जिस सेक्शन में ये लगा हुआ है उसका overriding effect over the other provision. Such provision shall prevail over the other provision. Which provision? जिसमें non-obstante clause लगा हुआ है. In other words, if there is any inconsistency or departure between the non-obstante clause and another provision, inconsistency बोल दो, contradiction बोले, एक ही बात है, मतलब चीजें आपस में consistent नहीं है, inconsistent मतलब contradiction है. And between the non-obstante clause and other, मतलब जिस section में non-obstante clause होगा, other provision, दोनों में it is the non-obstante clause which will prevail.
अकॉर्डिंगली ए नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज रेस्ट्रिक्ट द ऑपरेशन एंड इफेक्ट ऑफ ऑल अदर कॉन्ट्ररी प्रोविजन, क्या दूसरे प्रोविजन को रोक देता है और खुद प्रिवेल करता है एंड दैट इज द यूज ऑफ द, एंड ये लॉ मेकर लगाते क्यों है, जब उनको लगता है कोई कॉन्ट्रडिक्शन है जिसको प्रिवेल कराना चाहते हैं वो उसमें नॉन ऑब्स्टेंटिव लगा दे। क्या लिखा हो, फॉर इंस्टेंस सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट, अब कंपनी पढ़ोगे इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी चाहिए, क्या होता है सब में हम नहीं जा रहे, ठीक है, हम इस स्वेट इक्विटी वगैरह पढ़ाऊंगा मैं आपको कंपनीज एक्ट में, ठीक है। हैज गॉट अ नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, सेक्शन 54 में पता क्या लिखा हुआ है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 53, इसका क्या मतलब हुआ, ये 54 में लिखा हुआ है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 53, इज विच सेक्शन हैज गॉट अ नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, 54, व्हाट इज द अदर सेक्शन रेफर टू, 53, इज 54 और 53 में क्लैश हुआ, क्या होगा, 54 विल प्रिवेल ओवर 53, 53 किससे डील करता है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, ठीक है, एंड 54 लिखा ना, 54 हैज गॉट अ नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज ओवर 53, ये सुनो, दिस मीन्स दैट व्हेनेवर देयर विल कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन 54 एंड 53, 54 विल हैव द ओवरराइडिंग इफेक्ट, समझ आया, पक्का। अब एक चीज और देखिए आप, मान लिया एक एक्ट है, मान लिया हम कंपनीज एक्ट की बात कर लें, कंपनीज एक्ट का मान लिया कोई सेक्शन है और लॉ मेकर्स चाहते हैं, मान लिया सेक्शन 10 है, वो चाहते हैं 15 पे प्रिवेल करे इन केस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, तो 10 में क्या लिखेंगे, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 15, ये नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है। अच्छा, अगर मान लिया लॉ मेकर चाहते हैं कि 10 के प्रोविजन पूरे कंपनी के किसी भी सेक्शन के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करें तो 10 ही प्रिवेल करे, तो क्या लिखेंगे वो, 10 में क्या लिखेंगे, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन ओनली सेक्शन 15 लिखेंगे या ऑफ दिस एंटायर एक्ट, एंटायर एक्ट क्या हुआ, पूरे कंपनी का कोई भी प्रोविजन और एक तरफ सेक्शन 10 दोनों में क्लैश हो गया तो क्या होगा, 10 will have the overriding effect over the all any other contradicting provision, ये सुनो। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है, हम चाह रहे हैं कि कंपनी के सेक्शन 10 और इनकम टैक्स का एक पर्टिकुलर सेक्शन दोनों में क्लैश है, तो कंपनी के सेक्शन 10 में से लिख सकते हैं, मान लिया नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, अरे हमने थोड़ी लिखा, लेजिस्लेचर लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, लेजिस्लेचर क्या चाह रहा है, हे भगवान, कि अगर कंपनी जगह सेक्शन 10 और इनकम टैक्स सेक्शन 12 में कॉन्ट्रडिक्शन हो तो क्या होगा, कंपनी जगह सेक्शन 10 प्रिवेल करेगा, ये सब कंसेप्ट तो वही है, जिसके ऊपर प्रिवेल करेगा वो हम चेंज करते जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सेम एक्ट, उसी एक्ट के सारे सेक्शन, कोई दूसरा एक्ट का कोई पर्टिकुलर सेक्शन या सब सेक्शन, क्या ऐसा होता है पूरे हिंदुस्तान में कोई भी लॉ के ऊपर ये लॉ ओवरराइड करना चाहिए, ये भी तो सकता है, हाँ ना, कई कई ऐसे भी होते हैं, जैसे कई लिखा है, पता कैसे लैंग्वेज होती है, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, मतलब क्या हुआ, अभी जो भी लॉ चल रहे हैं, फॉर द टाइम फॉर जो अभी लॉ चल रहे हैं, वो कोई भी लॉ के ऊपर अगर ये सेक्शन के प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्ट किए जिसमें ये लैंग्वेज आ रही है, तो ये सेक्शन क्या होगा, प्रिवेल करेगा, क्या भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, ऐसे भी प्रोविजन मिलते हैं, ठीक है, मीनिंग तो वही है, इंटरप्रेट तो हम ऐसे कर रहे हैं, फर्क खाली क्या रहा है, किसके ऊपर प्रिवेल करेगा, मे बी वन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सेम एक्ट, maybe all the section of the same act, yes or no, maybe one particular or some of the section of some other act, maybe all other law, yes or no, all the possibilities are there, तो डिपेंड करता है लेजिस्लेचर ने क्या सोच के वो बनाया है, एंड उसके हिसाब से वो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज डालते हैं, क्या डालते हैं, नॉन ऑब्स्टेंटिव, मान लो कोई पर्टिकुलर प्रोविजन हो, लेजिस्लेचर ने बनाते समय सोचा कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान में कोई भी लॉ इस प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्ट करे, लेकिन इसी की इंपॉर्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, तो क्या लिख देगा उस सेक्शन में, जिसकी इंपॉर्टेंस वो ज्यादा चाहते हैं ओवर एनी अदर लॉ, क्या लिख देंगे, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, मतलब क्या हुआ, हिंदुस्तान के किसी भी लॉ के साथ ये सेक्शन के प्रोविजन कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये प्रिवेल करेगा, क्या करेगा ये, क्यों, क्या लेजिस्लेचर उसकी बहुत हाई इंपॉर्टेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, बहुत हाई, तभी तो ऐसा किया, ये हम थोड़ी करें, तो सब लॉ में बने हुए हैं, हमें पढ़ना है, सब मतलब क्या है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसलिए कई बार ऐसे बोलते हैं नॉट विथस्टैंडिंग क्लॉज कैन ऑपरेट एट 4 लेवल्स, कुछ नहीं है, अलग अलग मैं किसके ऊपर प्रिवेल करेगा उसी के हिसाब से लैंग्वेज आएगी। अच्छा, स्टार्टिंग तो क्या वैसे होगी, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सो एंड सो सेक्शन, या ऑल द सेक्शन एंटायर एक्ट, या सो एंड सो सेक्शन ऑफ सम अदर एक्ट और ऑल द लॉज। ये सुनो, देख क्या लिखा हुआ, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी अनदर सेक्शन और सब सेक्शन ऑफ दैट स्टैच्यूट, मतलब क्या हुआ, उसी सेम स्टैच्यूट जिस सेक्शन, क्या होता है सेक्शन 10 और 15 दोनों सेम एक्ट का है,
तो आप 10 में लिख रहे हैं नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सेक्शन 15 ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, सेम एक्ट के सेक्शन 15। अच्छा, क्या किसी एक सब सेक्शन भी दूसरे सब सेक्शन में प्रिवेल कर सकता है? जरूरी है सेक्शन ही प्रिवेल करेगा? क्या सब सेक्शन ही हो सकता? क्या पता एक ही सेक्शन के अंदर ही होता है। जैसे सब सेक्शन 1 आ गया, फिर सब सेक्शन 2 में क्या आएगा? सेम सेक्शन के। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 मतलब क्या हुआ? मान लिया कंपनी जगह हम सेक्शन 22 पढ़ रहे हैं, सेक्शन 22 का सब सेक्शन 1 आ गया, फिर सब सेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? नॉट विथस्टैंडिंग। स्टार्ट कैसे कर रहे हैं? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन मतलब क्या हुआ? अरे क्या मतलब हुआ? यहां नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज पूरा सेक्शन 22 में लगा हुआ, ओनली सब सेक्शन 2 में लगा हुआ है। सब सेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? सब सेक्शन 2 और 1 में कोई ना कोई क्लैश है तभी लिखा हुआ है, और क्लैश होगा तो क्या प्रिवेल करेगा? सब सेक्शन 2 विल प्रिवेल ओवर सब सेक्शन। कैसे ही बना सकते हैं? हम नहीं बना रहे हैं, लेजिस्लेचर ने कैसे, और लेजिस्लेचर ने लिखा है, इसका मतलब इंटरप्रिटेशन तो वैसे निकालनी है। Notwithstanding anything containing another section or subsection of that statute, this clause will override such other section or subsection, जिसका भी रेफरेंस दे रखा है। Notwithstanding anything contained in a statute, पूरे के पूरे स्टैच्यूट को कवर कर लिया। This clause will override the entire enactment is statute. Notwithstanding anything contained specific section or subsection, all other provision contain another statute, मतलब एक सेक्शन के अंदर एक स्टैच्यूट के सेक्शन में नॉट विथस्टैंडिंग है, और जिसके ऊपर प्रिवेल करेगा वो दूसरे स्टैच्यूट के सेक्शन या पूरा दूसरा स्टैच्यूट है। दिस क्लॉज विल प्रिवेल ओवर द अदर इनैक्टमेंट। लास्ट, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, दिस क्लॉज विल ओवरराइड ऑल अदर लॉज। बता रहे ये तो बहुत स्ट्रांग होता है। हिंदुस्तान के हर लॉज के ऊपर क्या हो जाएगा? ओवरराइडिंग इफेक्ट हो जाएगा, जिस सेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है। ये सुनो, क्लियर है? अच्छा, मीनिंग का फर्क है क्या चारों में? मीनिंग फर्क है, इंटरप्रिटेशन तो हम वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर ओवरराइड करेगा वो फर्क हो रहा है। तो वो लिखा हुआ है, ओवरराइड एक सेक्शन के ऊपर करेगा, 2 पे करेगा, 5 पे करेगा, पूरे एक्ट पे करेगा, कोई दूसरे एक्ट पे करेगा, दूसरे एक्ट एक सेक्शन करेगा, एक पर्टिकुलर सब सेक्शन करेगा, या ऑल द लॉज ऑफ द कंट्री। कुछ भी लिख सकते हैं, लेजिस्लेचर को जो लगता है उसके हिसाब से लिखते हैं। ये सुनो, नेक्स्ट दैट इज द सब्जेक्ट टू। एक टर्म हो गया आपका नॉट विथस्टैंडिंग, नाउ मूविंग टू द सब्जेक्ट टू। ये तो आपने फाउंडेशन में भी कई जगह पढ़ा है। अच्छा, इंडियन पार्टनरशिप पढ़ते थे, कोई सेक्शन पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, होता था ऐसे लैंग्वेज कितनी जगह होती थी। इसका मतलब क्या हुआ? याद है मैं बार बार क्या बोलता, इसका मतलब क्या हुआ? उस सेक्शन में जो प्रोविजन दे रखे हैं, और अगर मान लिया पार्टनर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर दोनों में फर्क है तो किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी? कॉन्ट्रैक्ट की ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। याद है मैं बार बोलता, कॉन्ट्रैक्ट की ज्यादा इंपॉर्टेंस। अच्छा, जैसे लिखा हुआ है, द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म शैल बी शेयर्ड इक्वली अमंग्स ऑल द पार्टनर, लिखा हुआ है सेक्शन, आई थिंक सेक्शन 12 सेक्शन आई थिंक 12 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, शैल बी शेयर्ड इक्वली अमंग्स ऑल द पार्टनर। फिर साथ में लिखा सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। क्या मतलब हुआ कि इक्वली कब होगा? अगर कोई बात डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी हुई है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में अगर डिफरेंट लिखी हुई है तो क्या इक्वली होगा या एज पर कॉन्ट्रैक्ट? इसका हम सेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सेक्शन के ओवरराइडिंग फिर किसका हो गया? कॉन्ट्रैक्ट का। अच्छा, सब्जेक्ट टू लिखा हुआ किसमें है? सेक्शन में, लेकिन सेक्शन प्रिवेल कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल कर रहा है? या यहां क्या उल्टा हो गया? सब्जेक्ट टू लगा हुआ जिसमें है, क्या वो प्रिवेल कर रहा है या दूसरी चीज प्रिवेल कर रही है? इसका था क्या, उस सेक्शन को पढ़ते समय हम साथ में दूसरी चीज का ध्यान रखना है जिसके ये सब्जेक्ट टू है, मतलब उसको वायलेशन करके हम इस सेक्शन को फॉलो नहीं कर सकते। इसका किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहे? उस सेक्शन की जिसमें सब्जेक्ट टू लगा हो या अदर चीज की? अदर। और नॉट विथस्टैंडिंग में क्या कर रहे थे कि जिसमें नॉट विथस्टैंडिंग लगा हुआ उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो कई बार हम बोलते हैं कि सब नॉट विथस्टैंडिंग सब्जेक्ट टू अपोजिट है, एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। अच्छा, वहां जिस सेक्शन में नॉट विथस्टैंडिंग लगा हुआ है क्या उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है? यहाँ पे क्या है? जिसमें सब्जेक्ट टू लगा हुआ उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, दूसरी चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन केस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द अदर थिंग एंड द सेक्शन हैविंग द सब्जेक्ट टू, सेक्शन हैविंग द सब्जेक्ट टू। इसे हम कोई भी चीज बोलते हैं और बोलते हैं सब्जेक्ट टू दिस, इसका मतलब क्या हुआ? भाई दूसरी चीज का भी ध्यान रखना है, अगर दोनों में क्लैश हो तो दूसरे की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ये सुनो, ये सुनो। और ये कुछ है नहीं, ये लोग आम जिंदगी में भी इंग्लिश की लैंग्वेज में भी लोग यूज करते हैं ऐसा टर्म। ये सुनो, इस तरह की चीजें आपको लैंग्वेज में भी आपको यूज करते हैं, ठीक है? अ प्रोविजन कंटेनिंग द वर्ड सब्जेक्ट टू गिव्स एन ओवरराइडिंग इफेक्ट टू द अदर प्रोविजन। किसको ओवरराइडिंग इफेक्ट? दूसरे प्रोविजन को ओवरराइडिंग पे। दैट इज अदर प्रोविजन शैल प्रिवेल ओवर सच प्रोविजन इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी।
In other words, a provision containing the word subject to implies that such provision shall yield place to the another. वो अपनी जगह किसको दे देगा? दूसरे प्रोविजन को, इन टू विच इट इज मेड सब्जेक्ट टू, जिसको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज का था क्या हुआ? इन केस ऑफ क्लास क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर विल प्रिवेल ओवर दैट पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन. Thus, the effect of provision containing the word notwithstanding is opposite to a provision containing the word subject to. अच्छा, जहां notwithstanding लगता है इन केस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या वो प्रिवेल करता है, लेकिन जिस सेक्शन में सब्जेक्ट टू लिखा हुआ है एंड दूसरे सेक्शन का रेफरेंस, मान लिया सेम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया सेक्शन 10(11) ऑफ पर्टिकुलर एक्ट और सेक्शन 10 में लिखा हुआ सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 11, तो क्या होगा? सेक्शन 10 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन से, इधर सब्जेक्ट टू लगा हुआ किसमें? 10 में. What is the other section refer to? 11. In case of class क्या हुआ? 11 will prevail over 10. 11 will prevail over 10. ये सुनो, इसको ऐसे बोलता है 10 को फॉलो करते समय 11 का भी ध्यान रखना है, और क्लैश हुआ तो क्या होगा? 11 will prevail over the 10. समझ आया? पक्का? तो इस तरह की लैंग्वेज बहुत आती है लॉ में, तो फाउंडेशन में कितनी जगह आपको आई थी, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट मैं बताता रहता आपको, ठीक है, क्लियर? अब सोच के देखो, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो खाली फाउंडेशन लेवल पे लॉ पढ़ाते हैं. फाउंडेशन में तो कई लोग लॉ पढ़ाने को पता है वो क्या कर रखा है उन्होंने, वो कुछ और ही चल रहा है, वो लॉ नहीं पढ़ा रहे, कुछ और ही कहानी चल रही है. ये सब बताते नहीं, सब्जेक्ट टू ये सब कोई मतलब नहीं बताते. इनकी कितनी मीनिंग है जो आप सेक्शन में पढ़ रहे हैं, और सेक्शन भाई अब इंडियन पार्टनरशिप है, कितनी जगह लिखा होता है सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट अमंग्स द पार्टनर. अच्छा, फिर वो क्या टीचर क्या ये सब कुछ नहीं बताते, रटवा देते हैं. बेटा अगर पार्टनर्स ने अगर, अच्छा बताइए ये सब चीज़ें निकल के कैसे आ रही है जो नॉर्मली, तो अच्छा तूने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ने से पहले भी 11-12 में ना पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के कुछ क्वेश्चन, सॉरी पार्टनरशिप फॉर्म के कुछ अकाउंटेंसी वगैरह क्वेश्चन भी पढ़े होंगे अकाउंट्स में. तो नॉर्मली टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बारे में कैसे पढ़ाते हैं? अगर पार्टनर से कुछ तय कर रखा है तो वो होगा, अदरवाइज इक्वली होगा. अच्छा, क्या ये बात जो निकली क्या लॉ के प्रोविजन से निकली है? वहां लिखा हुआ है ना कि द प्रॉफिट्स ऑफ फर्म शैल बी शेयर्ड इक्वली अमंग अनलेस द इट इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. ऐसे समझने में थोड़ा जोर लगता है, नो डाउट, लेकिन तरीका तो यही है. और एक बार रटवा देते बच्चों को, भाई ऐसे ऐसे करना, अरे वो रटवा, मैंने बोला वो क्या दिमाग नहीं चलवाते. मैं हमेशा बोलता बच्चों को सिखाओ कि वो अपना दिमाग चलाने लग जाए. बड़ी इंटरेस्ट वाली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज. अच्छा एक बताओ, एक अप्रोच होती है, बेटा आप टेंशन नहीं लो, सब कुछ मैं कराऊंगा, और कल एग्जाम हो तो आज रात को मैं मैराथन भी लूंगा, आपको पूरा याद करा के भेजूंगा. अच्छा, बच्चा बड़ा खुश होता है, हाँ ना, अरे यार सर हमारा कितना ध्यान रखते हैं. मैं बोलता हूं आपको गधा बना रहा है. अब जिंदगी में गधा बनने का शौक है तो अलग बात है. एक बंदा बोलता है कि भैया मैं तेरे को पूरा इस तरीके से तैयार कर दूंगा कि तो जिंदगी की रेस में बहुत भाग सकता है और बहुत आगे जा रहा है. सर ये क्या होता है? तो क्यों माइंडसेट ही वैसा बना दिया समाज का ना, माइंडसेट ही वैसा बना दिया है कि बेकार चीज तो लगती है सही और सही चीज लगती है गलत. सही चीज, मैं लोगों को देखता हूं इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी इतनी क्वालिफिकेशंस हैं, नॉलेजेबल भी होते हैं, वो लोग और नॉलेजेबल लोग के फिलोसफर्स के पास जाते हैं अपनी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए, अपनी बात को समझ. इसका बंदे 3-3 डिग्री है, उसके बाद सोच रहा है कि मेरे को कुछ नहीं आता. उसने बताया था ना, बहुत कम लोगों को पता है कि उन्हें नहीं पता है. ज्यादातर लोग तो उड़ ही रहे हैं, अब मेरे जैसा मैं तो भाई, और ज्यादातर उड़ वो रहे हैं जिनको कुछ नहीं पता, एकदम बुद्धू राम है. अच्छा, जिनको थोड़ा पता है ना, थोड़ा बहुत पता है, थोड़ी बहुत ज्ञान है, वो आदमी को लगता है अभी बहुत कुछ सीखना है. उल्टा है, जिसको थोड़ा बहुत पता है उसको लगता है मुझे बहुत कुछ सीखना है यार, अभी तो कुछ नहीं जानता मैं, ठीक है, तो वो सीखने की कोशिश करता है. और जिसको कुछ नहीं आता उनको तो देखो, तुम देख लेना जो एकदम अनपढ़ गंवार है, कॉन्फिडेंस लेवल देखना उनका. अगर पढ़ा लिखा आदमी उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, तुम देख लेना, कभी नोट करके देख लेना. तो अनपढ़ आदमी को ना, उसको पता ही नहीं सच्चाई क्या है, वो जगह हवा में है वो, ठीक है, अरे कुछ नहीं आता सब कर लो, ठीक है, तुम देखना, नोट कर लेना तुम, ठीक है. अच्छा, पढ़ा लिखा आदमी 20 चीज सोचेगा, नहीं यार ये लॉ के हिसाब से ठीक नहीं है, ये काम मुझे ऐसे नहीं करना है. पढ़ता सोचता ना, दिमाग लगाता है, इसका मतलब क्या, वो और चीजों को भी समझने की कोशिश कर रहा है. अब जो कुछ पता नहीं होता, सब कर दो, ठीक है, देखा जाएगा. Anyway, देखिए, now moving on to the third one, that is the without prejudice.
ऑल्दो मैं जो बातें बोलता हूँ ना, इस तरह की जो बातें बोलता हूँ कि साहब मैराथन ये मैराथन, जो इस तरह की बातें, मुझे मालूम है आजकल ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आजकल तो एक्सेप्टेबल वही है कि भैया वो कराते रहो, तो शायद बहुत लोग हमें पसंद भी नहीं करते, उनको लगता है सब वही तरीका ठीक है। लेकिन जिंदगी में आज नहीं तो सच्चाई तो सबको पता चली जानी है। अभी तो बच्चे हो तो पता नहीं चले, लेकिन जब जिंदगी में आगे जाके जब झटके लगते हैं, जब मुंह पे लोग गालियां बकेंगे, बोलेंगे साहब कहाँ से डिग्री लेके आया, तुम्हें कुछ नहीं आता, सीनियर आपकी क्लास लगा देगा ठीक है ऑफिस के अंदर, तब पता लगता है कि साहब हमने कैसे बेवकूफ बन के आए हम। और सीनियर जब गालियों से बात करते हैं फिर वो सुनते नहीं किसी को, ठीक है, वो इतना इतनी बुरी तरीके गरियाते हैं ना, ठीक है, मतलब कहाँ से उठ के आ गए डिग्री ले लेके, ठीक है, आता जाता कुछ है नहीं। वही वो तो क्या हाथ पकड़े खींच खींच के उनको पास कराया एग्जाम, कल तेरा एग्जाम है, आज मैं रिवीजन करा रहा हूँ तेरा। रिवीजन खुद नहीं कर सकते, गधे हो गया। साल भर पढ़ा तो अब होता क्या है, साल भर तो पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं लास्ट मिनट और 2 मिनट 2 दिन में पढ़ लें, तो उनको चाहिए कोई दूसरा बंदा। ये तुमने 6 महीने 8 महीने 10 महीने पढ़ाई की है, लास्ट बोलते लास्ट के तो महीना भर 1.5 महीना पहले तो सेल्फ स्टडी होता है और कुछ नहीं होता। वो लास्ट डे वो टीचर वो मैराथन करा रहा है भाई साहब, गजब है। वो अपने यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ा रहा है, कुछ नहीं कर रहा वो, उसको भी पता है कि मैं बेवकूफ बना रहा हूं, अंदर से पता है मैं बेवकूफ बना रहा हूं। वो खाली क्या कर रहा है, अपने सब्सक्राइबर बढ़वा रहा है। अरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे क्या होगा, धीरे धीरे ऐड मिलेगी, ऐड मिलने से क्या होगा, पैसे कमाएगा। जनता को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। अच्छा वो बोलेगा बच्चों देखो तुम्हारे लिए मैं भी पूरी रात जग रहा हूं, कहानी तो कुछ और चल रही है, बोलना तो सामने बोला कुछ और जाता है, दिमाग में पीछे कुछ और चलता है। फिर ऐड बनाते हैं, ठीक है, तो फिर जी मैं तो अपने यूट्यूब चैनल से महीने के 3 लाख रुपए कमा रहा हूं, पढ़ा के नहीं कमा रहा है, एड से रेवेन्यू आ रहा है, वो तो बिजनेस डेवलप कर रहा है अपना, बट गलत आदतें डेवलप करा रहा है बच्चों को। इट्स नॉट गुड हैबिट्स, ठीक है। बाद में क्या हो, इतनी डिपेंडेंसी जो हो जाती है ना बच्चों की, हर चीज के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट। एक चीज तो आप सीए बन जाओगे, जितनी चीज आप पढ़ोगे कि आपको लगता है उतने से काम चल जाएगा, या नई बहुत चीजें पढ़नी पड़ेगी और रेगुलर पढ़नी पड़ेगी, आते रहते नहीं। तुम इनकम टैक्स 1961 पढ़ोगे, अब यही चल रहा है, क्या गारंटी कि जब तक तुम सीए बनो इनकम टैक्स 1961 रहे। हाँ मतलब तुम ज्यादा वो मत सोचना, ऑलरेडी पाइपलाइन में है न्यू डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एक गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल भी तैयार किया, डायरेक्ट टैक्स कोड डीटीसी, बस नहीं डीटीसी वाली है, एक डायरेक्ट टैक्स कोड ऑलरेडी तैयार कर रखा है, और कब आ जाएगा। और ये बीजेपी गवर्नमेंट तो वैसे भी सन की आदत है, 1 मिनट में चेंज कर देती है। अच्छा आईपीसी सीआरपीसी जैसे बदले, कोई रेयर ही गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े स्टेप लेती है। इतने पुराने लॉज एकदम ऐसे बदल दिया, ठीक है, कई लोग बोले तो थोड़ा और डिफर बोले नहीं 1 जुलाई 2024 से बदलना, 1 जुलाई बदल दिया। जीएसटी लाना, ठीक है, आर्टिकल 370 खत्म करना, खत्म कर दिया। सरकारें तो और भी इतनी, ये तो सन की हैं। तो क्या पता था तुम पढ़े इनकम टैक्स एक्ट इंटर में फाइनल में, मतलब बाय द टाइम यू बिकम सीए दे डायरेक्ट टैक्स कोड, फिर जाना क्लास पढ़ने, क्योंकि क्या होता है किसी ने कभी उस तरीके तैयार ही नहीं किया खुद पढ़ सकें, तो दोबारा पढ़ने का क्या उतना टाइम होगा। बट अगर आपकी स्किल डेवलप हो गई है कि मुझे कैसे पढ़ के समझना है, तो खुद कर लीजिए। जिंदगी खाली एग्जाम तक थोड़ी है भाई, जिंदगी में तो क्या है, आपने स्किल डेवलप कर ली क्या हुआ, और टीचर ने स्किल डेवलप करा दी, जिंदगी भर आप उस स्किल का फायदा उठाएंगे। अरे खाली एग्जाम पास करा दिया रगड़ रगड़ के, क्या करा दिया उससे, ठीक है, आप में क्या आया, तुम में क्या गुण है, सोचने वाली बात होती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचो तो हमने क्या गुण सीखे हैं, और हमेशा उसका हाथ पकड़ के कितने दिन चलोगे, पॉसिबल ही नहीं। अभी तो अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, दूसरे का हेल्प कितने लोगे। तुम वो छोड़ो, टीचर छोड़ो, क्या हमेशा आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं क्या, मैं पूछ रहा हूँ, कर सकते हैं क्या। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, चलाओ एक स्टेज पे सबका पेरेंट्स का साथ छूटता है। अच्छा साथ नहीं भी छूटे, क्या एक स्टेज का वो एक्सपेक्ट करते हैं क्या आप खुद अर्न करना शुरू करो। ये सुनो इसका वो भी चाहते हैं कि तुम, अच्छा मतलब आप इंडिपेंडेंट बनो। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मतलब क्या हुआ, तुम पैसे के लिए मेरे पे डिपेंड ना करो। तो वैसे आप कोई चीज समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए टीचर पे डिपेंड ना करो। तो टीचर और पेरेंट दोनों ही चाहते हैं, एक्चुअली टीचर भी होते हैं जो आपको इंडिपेंडेंट बनाए, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट बने। अच्छा कोई पेरेंट बोलते हैं बेटा टेंशन नहीं ले, हमेशा मैं खिलाऊंगा, कोई पेरेंट बोलते हैं ऐसा। हर पेरेंट चाहते हैं ना बच्चा क्या बने, इंडिपेंडेंट। तो टीचर का भी रोल है,
बट अनफॉर्चुनेट है, मैं तो देखता हूँ तो देखता हूँ क्या गंदगी मची हुई सिस्टम में, क्या पागलों की तरह लोग, ठीक है सोशल मीडिया ने सत्यानाश कर रखा है, बच्चे भी वहां पे, और सर लास्ट में मेरा तो पागल, वैसा वो पागल, वैसे जनता वहां बैठी पागल। देखिए लास्ट इज विदाउट प्रेजुडिस, देखिए क्या चीज है। कई बार है ना, स्पेशली डेफिनेशंस कई बार ऐसी हो आपको नजर आएंगे। जैसे मान लिया कोई ए को डिफाइन किया हुआ, लिखा ए मीन्स सो एंड सो, कुछ मीनिंग दे रखा है, मैंने लॉ में इसको डिफाइन किया हुआ है एंड कुछ मीनिंग दे रखा है। अच्छा मुझे बताओ एनीथिंग विच फिट्स इनटू दिस मीनिंग, क्या ए है ना? जब लिखा ए मीन्स सो एंड सो, इसका था जो भी चीज इस मीनिंग में फिट हो गई क्या वो ए हो जाएगी, है ना? एग्रीड, एग्रीड। अब देखो आगे फिर उसी डेफिनेशन में लिखा हुआ है ए इंक्लूड्स, मान लो 1 2 3 4 ऐसे 4 चीजें दे रखी मान लिया। इसका मतलब ये जो 4 चीजें हैं ये है ना? इसका मतलब क्या ए सिर्फ ये 4 ही चीजें हैं या इसके अलावा भी हो सकती हैं? जितना लिखा हुआ आप उससे इंटरप्रेट कीजिए। पहले लिखा हुआ ए मीन्स, फिर लिखा हुआ ए इंक्लूड, सेम एक ही डेफिनेशन में दो सब लिखा हुआ है, कुछ एक केस दे रखे हैं। तो ये 4 चीजें तो ए हैं, ये तो पक्का है। क्या इसका मतलब ये 4 चीजें ही सिर्फ ए या इसके अलावा भी कुछ ए हो सकता है? क्या हो सकता है जो इस मीनिंग में फिट हो सकता है ना? हो सकता है कोई चीज इस मीनिंग में फिट, लेकिन यहां नहीं दे रखा। तो एक तरह से इसका मतलब यहां जो लिस्ट दे रखी है कि ए में ये इंक्लूड होगा, क्या एग्जॉस्टिव लिस्ट है या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है, कुछ चीजें दे रखी है एग्जाम्पल समझाने के लिए, बोला हाँ ये जैसे। इसका मतलब अगर कोई चीज इस मीनिंग में फिट हो रही है लेकिन इस लिस्ट में नहीं आ रही, क्या फिर भी वो ए होगा? हाँ या ना? अच्छा इसलिए लॉ मेकर्स क्या करते हैं, लेजिस्लेचर क्या करता है, जब इस तरह की डेफिनेशन देते हैं तो उनको लगता है कोई ऐसा ना करे कि ए का मतलब खाली ये ले ले। क्या अगर मान लो कोई ए का मतलब सिर्फ यही ले रहा है, इसके अलावा कोई और चीज जो यहां कवर हो रही है उसको नहीं ले रहा, क्या वो सही इंटरप्रिटेशन कर रहा है, गलत कर रहा है? तो गलत लोग गलत इंटर ना करे, उनको रोकने के लिए वो इसके आगे कुछ लैंग्वेज लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? कुछ लैंग्वेज। वो क्या लिखते हैं देखिए आपको, कि पहले तो ये ए मीन्स ऐसे लिखा होगा, फिर ये जो इंक्लूड्स होगा उससे पहले क्या लिख देंगे यहां पे। अच्छा पहले कौन सा डेफिनेशन में कौन सा पार्ट आ रहा है? ए मीन्स, ये पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है। क्लियर है? अब देखो यहां पे जो पहले के बाद और बाद में जो ए इंक्लूड, उससे पहले क्या लैंग्वेज होती है यहां पे ऐसे, जैसे मैं दोबारा नहीं लिखता हूं, देखिए आपको मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है ए मीन्स सो एंड सो, फिर लिखा रहेगा विदाउट प्रिजुडिस टू द generality of foregoing, comma A includes, नीचे आपको जो भी लिस्ट दे रखी है 1 2 3 एंड ऑल दैट। अच्छा जब मैंने पहले लिखा था सेम ही लिखा है, मैंने बीच में एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? प्रेजुडिस का मतलब डाइल्यूटिंग, लिख लो डाइल्यूटिंग। प्रेजुडिस का मतलब डाइल्यूटिंग। विदाउट डाइल्यूटिंग टू द जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग, मतलब क्या हुआ? अच्छा फोरगोइंग का मतलब क्या होता है? जो हम यहां बोल रहे हैं उससे पहले। अच्छा ये जो ये लैंग्वेज है क्या सेकेंड सेंटेंस का पार्ट है? पहला सेंटेंस क्या है? ए मीन्स सो एंड सो। तो फोरगोइंग, इस सेंटेंस का फोरगोइंग क्या हुआ? हे भगवान, ये लिखा विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग कॉमा ए इंक्लूड्स, इस सेंटेंस का फोरगोइंग सेंटेंस क्या हुआ? ए मीन्स। बोला करो ना यार, इतना घबराते को, मारूंगा थोड़ी, बोला करो ना, गलत सही जो भी है बोला करो ना, इतना डरा मत करो, ठीक है? इतना डरे फिर जिंदगी काम नहीं चलेगा, ठीक है? इसका मतलब ये सेंटेंस का फोरगोइंग सेंटेंस कौन सा? फोरगोइंग से पहले, फॉर्मर फोरगोइंग, ये सुनो ये है। अच्छा कितना ए मीन्स लिखा हुआ है,
तो उसे एग्जैक्टली बताए क्या क्या चीज ए, या एक मीनिंग दे दिया है, मीनिंग दे दिया है। तो मुझे बता, ये जो लिखा हो ए मीन्स और ये लिखा हो ए इंक्लूड्स, कौन सी ज्यादा जनरल डेफिनेशन है? पहले वाली, वो ज्यादा है। अच्छा, जनरल का स्कोप वाइडर होता है या स्पेसिफिक का स्कोप वाइडर होता है? स्कोप बोल रहा हूं, कवर ज्यादा चीजें जनरल में कवर ज्यादा होती है या स्पेसिफिक में? जनरल में। तो अब ये केवल आगे हम स्पेसिफिक डेफिनेशन दे रहे हैं कि ए में ये स्पेसिफिक है। ये सुनो, क्या ये तो बहुत निवेलेट चीज हम बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा? विदाउट डाइल्यूटिंग द जनरलिटी, मतलब ऊपर वाली जो किसकी जनरलिटी? ऑफ द फोरगोइंग। इससे पहले सेकेंड सेंटेंस से पहले जो जनरल डेफिनेशन दे रखी है उसके स्कोप को बिना डाइल्यूट किए हुए हम ये बोल रहे हैं कि ए में ये इंक्लूड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो ए है ही है जो नीचे लिखा हुआ है, लेकिन अगर ऊपर के मीनिंग में भी कोई चीज ए आ रहा है, भले यहां नहीं दे रखा, क्या वो भी ए माना जाएगा? क्या वो भी ए माना जाएगा? ऐसा लिख के क्या लोगों को कंफ्यूजन को दूर कर दिया लॉ मेकर्स ने कि भैया इसका मतलब ये का मतलब से ये नहीं लेना है, ये तो स्पेसिफिक है और ऊपर क्या है? जनरल है। तो जनरल का स्कोप वाइडर होता है, तो उसके स्कोप को बिना डाइल्यूट किए हुए, मतलब क्या हम उसका स्कोप को डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। एंड इसका था बिना डाइल्यूट। इसका था क्या हुआ? अगर कोई चीज इस मीनिंग में कवर हो रही है, भले यहां पे नहीं भी दे रखी, फिर भी वो ए माना जाएगा। एंड इसका तो ये लिख के क्या उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि साहब इसका मतलब ए का मतलब खाली ये नहीं लेना है। मैक्सिमम लोगों में देखा है जब ये पढ़ लेते हैं ये तो खत्म, ये तो बस ऐसे बोलते हैं इनको पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इनको लगता है ये तो बकवास है, ठीक है, सीधा ए का मतलब बस ये बस रट लेते हैं। क्या सब सत्यानाश कर दिया पूरी डेफिनेशन का। लेजिस्लेचर क्या चाह रहा होता ही। अब ये दिखता है ना पॉइंट्स कि एक इंक्लूड्स, वैसे भी पॉइंट में पढ़ने की आदत है, बस सर ये होता है, ये तो बेकार हो गया उनके लिए, ये भी बेकार है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई पॉइंट्स तो दिख नहीं रहे, यहाँ तो मीनिंग दे रखा है, लेकिन क्या उस मीनिंग का क्या स्कोप ज्यादा वाइड है? ये सुनो, जनरल डेफिनेशन है। एनीथिंग विच फिट्स इनटू मीनिंग कैन बिकम ए। ये सुनो, यहां तो तीन चीज देखिए, सिर्फ तीन ही की बात कर रहा है, चार करके चार ही की बात कर रहा है, लेकिन वहां तो क्या है? हमने एक मीनिंग दे दिया, उस मीनिंग में जो फिट हो जाए वही हो जाएगा, वो जनरल है ना। ये सुनो, तो इसे विदाउट प्रेजुडिस, विदाउट डाइल्यूटिंग द स्कोप ऑफ द जनरल डेफिनेशन विच इज मेंशन बिफोर, ठीक है, उसके बिना स्कोप को डाइल्यूट किए हुए हम ये बोल रहे हैं। इसका तो क्या हुआ? नीचे जो है वो सिर्फ एग्जाम्पल है, वो कोई एग्जॉस्टिव नहीं है। क्या है? एग्जॉस्टिव नहीं है। एंड ऊपर की डेफिनेशन में कुछ कवर हो रही है, चाहे नीचे नहीं भी लिखी है, तब भी आपको ये माना जाएगा। तो जहां भी लॉ मेकर्स इस तरह की डेफिनेशन देते हैं और जहां पे उनको लगता है कि साहब लोग कंफ्यूज हो, गलत इंटरप्रेट ना कर दें, तो वो साथ में ये वाला फ्रेज यूज करते हैं। क्या कहते हैं? अब सोच के देखो, जिसको नहीं पता है क्या है, क्या जब वो पहली बार पढ़ेगा नहीं लगे सब ये क्या है, क्या लैंग्वेज है, क्या मतलब है, क्यों लॉ, अच्छा क्यों लेजिस्लेचर यूज करते हैं? मैंने इसका लॉजिक समझाया कि क्यों, क्या सोच के इन्होंने यूज किया हुआ है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं। एक आपके सिलेबस में जो अदर लॉज हैं, अदर लॉज में तीन टॉपिक है आपके, इंटरप्रिटेशन जो ये पढ़ रहे हैं, एक जनरल क्लॉजेज और एक फेमा, बता दें तीन टॉपिक आपके सिलेबस में अदर लॉज और 30 मार्क्स का है। जो फेमा पढ़ोगे ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, उसमें एक कंसेप्ट आएगा कि ट्रांजेक्शन्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं जो फेमा से रेगुलेट होंगे। एक हम बोलते हैं करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और एक बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, जब फेमा पढ़ाऊं तो बताऊंगा। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है। करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट कैसे होती है? करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स अ ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, मीन्स अ ट्रांजेक्शन अदर देन, जैसे बोलते हैं ना प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, कंपनी दो तरह की होती है, प्राइवेट कंपनी की प्रॉपर डेफिनेशन है और पब्लिक कंपनी की नेगेटिव विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो वैसे करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स अ ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। क्या मीन्स? ठीक है, जो भी क्या, अच्छा यहां जो डेफिनेशन दे रखी है, कोई भी ट्रांजेक्शन डेफिनेशन में नहीं फिट हो रही इस डेफिनेशन में, तो कैपिटल अकाउंट नहीं है, तो क्या है? करेंट अकाउंट है। फिर पता क्या लिखा हुआ? विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग। इस डेफिनेशन के बाद द करेंट अकाउंट इंक्लूड्स, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं 1 2 3 4 ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो जो नीचे एग्जाम्पल दे रखे वो तो करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। क्या इसके अलावा और भी करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जो क्या है? कैपिटल अकाउंट अगर नहीं है, जो इस डेफिनेशन में नहीं आ रहे, वो सब क्या है? करेंट। अब क्योंकि लॉ मेकर से नीचे जो दे रखा है विदाउट करेंट अकाउंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, क्या वो सिर्फ एग्जाम्पल है? और उसके आगे क्या लिख दिया? विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग। इससे पहले जो हमने लिखा है, ए करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मींस एनी ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट,
का वो जनरल डेफिनेशन है, उसके स्कोप को बिना डायल्यूट किए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उस डेफिनेशन में कोई और भी ट्रांजेक्शन कवर हो रहे हैं, इसका मतलब अगर कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है तो कवर हो गया, मीनिंग में कवर हो गया। करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मीनिंग क्या देगा, मीन्स द ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट। तो अगर कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, करंट अकाउंट है, उस मीनिंग में फिट हो गया। चाहे नीचे लिस्ट में नहीं भी दे रखा, क्या वो भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन माना जाए, वो भी क्या होगा, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। लॉ में कई जगह ये यूज करते हैं डेफिनेशन वगैरह में, जहां इस तरह की डेफिनेशन बनी होती है। समझ आया? इंटरेस्टिंग चीज है ना सब चीज। अब क्या, तो नहीं तो पहली बार पढ़ो तो लैंग्वेज पता नहीं, समझ नहीं क्या क्या लिखा हुआ है लैंग्वेज। देखिए देखिए, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग द वर्ड्स विदाउट प्रेजुडिस टू जनरलिटी ऑफ फॉरगोइंग इंडिकेट्स दैट एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रोविजन फॉलोइंग सच वर्ड्स। अच्छा, इन वर्ड्स के बाद जो है विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ फॉरगोइंग करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स, इसका तो ये बाद में लिखा हुआ है उस, और इसके बाद इस लैंग्वेज के बाद लिखा हुआ है, ठीक है। फॉलोइंग मतलब इन वर्ड्स के बाद जो लिखा हुआ है, तो उसके बाद क्या लिखा होता, करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स इज नॉट इंटेंडेड, मतलब ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इज नॉट इंटेंडेड टू कट डाउन द जनरलिटी ऑफ द मीनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग प्रोविजन। मतलब इसका पर्पस ये नहीं कि साहब जो पहले वाला प्रोविजन जो जनरल है उसके स्कोप को कट डाउन नहीं कर रहा, उसके स्कोप को डायलूट नहीं कर रहा। फॉर इंस्टेंस, एज पर FEMA 1999, करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स अ ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट, ये बताया था अभी मैंने आपको। फर्दर इट सेज दैट, ये तो लिखा हुआ है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, विदाउट प्रेजुडिस ऑफ जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग करेंट अकाउंट इंक्लूड्स, वहां कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। इट मीन्स दैट द सेकंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन, द करेंट अकाउंट इंक्लूड्स, सेकंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन है विच इज स्पेसिफिक इन नेचर, डज नॉट डायल्यूट द स्कोप ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ डेफिनेशन विच इज जनरल इन नेचर। और ये बात समझाने के लिए आगे वो क्या लिख दिया, विदाउट प्रेजुडिस टू जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग। समझ आया? सो आज ये तीन हमने टर्म भी पढ़े थे आप, एक आपका नॉट विथस्टैंडिंग और एक सब्जेक्ट जो दोनों के एक दूसरे का अपोजिट है, और एक आपका विदाउट प्रेजुडिस की। इन ये टर्म जो लॉ में यूज होते हैं अलग अलग सेक्शंस में, तो इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्या यूज है, क्यों लॉ मेकर्स लगाते हैं, क्या सोच के लगाते हैं। जो सोच के उन्होंने, मैंने स्टार्टिंग चैप्टर स्टार्टिंग आता, लॉ मेकर की सोच को पकड़ना है, उन्होंने क्या सोच के लगाया, आप भी वैसे समझिए, आप भी वैसे इंटरप्रेट कीजिए, आपकी इंटरप्रिटेशन अपने आप सही हो जाएगी। इज इट क्लियर? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, और किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से आज की क्लास होगी, ठीक है।